कितना जरूरी है ये लाइफ में कि लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स आपके रहें? 5 कॉन्टैक्ट्स आपके इस फोन नंबर पे नए दर्ज होने चाहिए। तो साल भर में 1500 लोग नए लोग होंगे। घर वालों का कितना अपोज रहा होगा शायद कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और बन जाओ। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या सोच करके आपने ये परस्यू किया? कि सोशल साइंसेस मेरा थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वही है कि अरे आर्ट्स लेके पढ़ोगे, आर्ट्स तो लड़कियां लेके पढ़ती हैं। वो माइंडसेट हाँ, वो माइंडसेट मेंटेलिटी वही। अ मिथ यू वांट टू डिबंक। मीडिया बहुत पावरफुल है, ये बहुत बड़ा मिथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वार्ता एंड इनसाइट आर में। आज का जो एपिसोड है ये जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा। आज का यही हमारा टॉपिक है, जिससे मैं जो कर रहा हूँ और आप जिससे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में, इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे क्या चीज़ें रेगुलेट करती हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर नीरज सिंह सर, जो कि HOD और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स के एट लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। अगर उनके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्होंने दैनिक जागरण के साथ काम किया है एज एन रिपोर्टर। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और अमर उजाला के साथ भी काम किया है एज अ फ्रीलांसर, और उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ भी काम किया है फॉर द टॉक शो। ये एपिसोड सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उन्होंने PhD और रिसर्च भी कर रखी है सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की फील्ड में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज देखते हैं आज का एपिसोड। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। पहले तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, शानदार। अच्छे लग रहे हैं सर आप। शुक्रिया, आप भी बहुत बेहतर लग रहे हैं अच्छा, मैं प्रांजल। व्यूवर्स को ये बात बता दूं कि जो सर हैं हमारे, वो फिजिकल अपीयरेंस में तो बहुत अच्छे लगते ही हैं, बट इनकी स्मार्टनेस की इतनी तारीफ होती है। मैंने कई बार ऐसे सुना है, जैसे सर कि 2 चीज़ें आपके बारे में बहुत अच्छी मैंने सुनी है। जैसे पहली चीज़ ये है कि आप जो हैं वो आपका नॉलेज जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आप अलग अलग फील्ड की नॉलेज हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे और भी सोशल या कल्चर से रिलेटेड नॉलेज हो, आप काफ़ी, आपके पास नॉलेज वो इकट्ठा है। काफ़ी स्टूडेंट से ये बात करके मुझे पता चला और वो इंस्पायर भी रहते हैं इस चीज़ से। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है सर आपका व्यवहार। मतलब आप ये जो लिंक अपने बनाते हैं हर जगह कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम लोग भी आपके साथ कई बार जा भी चुके हैं कहीं ट्रिप वगैरह पे, तो कहीं भी कुछ एंट्री या एग्जिट या इधर उधर प्रॉब्लम हुई, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे कभी बच्चा भी आता है, तो आप यूजुअली होता है कि वो सिर्फ शहर का नाम बताता है, आप एग्जैक्टली उसके अंदर की चीजें पूछ लेते हैं कहाँ से एग्जैक्टली। तो वैसे आप जो तारीफ कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि जब भी कभी इंटरव्यू के शुरू होने से पहले ऐसी तारीफ हो जाती तो समझ में आता कि आदमी घेर के मारेगा। तो कहीं आपको कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? वो तो सर क्वेश्चंस आएंगे आगे, धीरे धीरे आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये मैं आपसे जानना चाहता था कि जैसे आज के टाइम में लोग बहुत बिजी हैं आपस में। जी हाँ। तो उनको बहुत लोगों से बात करने का या मिलने जुलने का इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये चीज कैसे इंसान डेवलप करे कि नॉलेज तो एक्वायर कर ही रहा जी है, हाँ, जी हाँ। प्लस उसके व्यवहार जो है, उसके लिंक्स जो हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स वो बिल्ड होते ज्यादा चले जाएं। कितना जरूरी है ये लाइफ में कि लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स आपके रहें? देखिए प्रांजल, वो बात बिल्कुल सही है आपने जो कही है कि नॉलेज अगर हमें चाहिए तो हम किताबों से या फिर अब तो सबसे बड़ा साधन हमारे पास में इंटरनेट है, हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है, हम उसके थ्रू ले सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। बेहतर इंसान, मुझे जैसा अपनी मेरी जो समझ है उससे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप मल्टीपल लोगों से जब मिलना शुरू करते हैं, क्योंकि एक हर व्यक्ति अपने साथ में एक सोशियो इकोनॉमिकल कल्चर के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। भले वो 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो और भले ही वो 60 या 70 साल का कोई एक बुजुर्ग ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने साथ में एक पूरे का पूरा जिसको कहा जाए एक आवरण के साथ में रहता है। और जब आप उससे मिलते हैं तब आपको समझ में आता है कि जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ उतने ही नहीं है जितने आपने समझे हैं। दूसरों की निगाहों में, दूसरों की नज़रों में वो कुछ अलग हैं। और जब आपके वो विचार और जब आपकी वो बातें कहीं बार दरकती हैं किन्हीं दूसरों से बात करके, तब मुझे लगता है कि जब एक नई एक समग्र दृष्टि आपकी किसी बात पे आती है, तब आप वो ज़्यादा बेहतर करते हैं।
और कॉन्टेक्स्ट तो देखिए मुझे हमेशा ये लगता है कि चूंकि मैं अपने आप को ये खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे पास में एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जी। कि जर्नलिज्म ने मुझे इस बात को हमेशा प्रेरित किया कि कैसे आप अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाएं। जी। हमारे लिए कहा जाता था कि जब भी कभी आप अपनी फील्ड में निकल रहे हैं तो कोशिश करिए कि हर दिन 5 कॉन्टेक्ट्स आपके इस फ़ोन नंबर पे नए दर्ज होने चाहिए। तो अगर आप समझिए कि अगर आप वो 5 कॉन्टेक्ट्स अगर 1 साल तक भी अगर लगातार करते हैं तो अपने आप 5 नए लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं और वो साल भर में 1500 लोग नए लोग होंगे। अब जब आप उन लोगों से बात करेंगे, जब उन लोगों को समझेंगे और एक एक रिलेशन बिल्ड करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए बहुत बहुत मदद देगा और मुझे आज तक भी उनकी मदद हमेशा मिल रही है। नहीं तो यूजुअली सर है तो होता है जैसे आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन का लोड उनके ऊपर है। हाँ हाँ तो आज के टाइम में ऐसा होता है कि थॉट्स का क्लैशेस बहुत होता है, जी, जी, सोच जी। की विचारधारा जो होती है लोगों की आपस में मैच नहीं करती है। हाँ, तो हाँ, इस केस में कैसे लोग मतलब बैलेंस बैठाना कि हाँ वो इंसान आपके कांटेक्ट में रहे जी या हाँ। आपको पसंद पसंद तो यूजुअली हाँ। नापसंद अलग चीज़ हाँ, होगी, हाँ, हाँ। लेकिन अलग अलग विचारधारा या थॉट प्रोसेस की वजह से तो कई बार होता है कि कॉन्टैक्ट्स नहीं बन बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल। तो इससे कैसे डील कर सकते जैसे कि हाँ, आपने सही बात कही ना कि जैसे कि क्लैश तो होते हैं। जैसे कि तुरंत जैसे कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, किसी एक बात को लेके चाहे वो पॉलिटिकल बात हो, चाहे वो सोशल बात हो, जिसको लेके हमारे और आपके डिफरेंस रहेंगे। जी। लेकिन मैंने कहा ना कि शुरुआत में जैसे कि जब आप अपनी किताबों के साथ में रहते हैं, वहाँ से आपको विचार मिलते हैं। अब ये बात प्रांजल तब तक रह पाएगी जब आपने किसी एक व्यक्ति से बात किया और उससे आपके क्लैशेस हुए और आपने अपना जो एक प्रोसेस था उसको वहीं पर ही रोक दिया। जी। तब तो ये बात आ जाएगी। लेकिन जैसे कि मैं आपसे मिला और आपके बाद में लगातार 4 लोगों से मिला और वो 4 के चारों लोग मेरे विचारधारा के खिलाफ हैं। जी। तब मुझे हो सकता है कि ये रियलाइज़ हो कि भाई कहीं न कहीं मैं गलत हो सकता हाँ, हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है? तो मैं गलत हो सकता हूँ तो सुधार मुझे करने की ज़रूरत है, सामने वाले को नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब तक अगर आप ये निरंतरता, कंटिन्यूटी अगर ये बरकरार रखेंगे लोगों से बातचीत करने में, लोगों से अपने संबंध बनाने में, तो आप लगातार बेहतर भी होंगे और लगातार आपको एक नई समझ भी आएगी। जी। और वो समझ आपको आपके कार्यक्षेत्र में भी और बाकी जगहों पर भी आपको फ़ायदा ही देती है। जी। लेकिन रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फिर तब प्रॉब्लम हो हाँ, जाएगी। मतलब अपने थॉट प्रोसेस को हाँ, बढ़ाते लगातार आप रहिए एक्सपेंड और करते रहिए, हाँ, एनालाइज तब करते रहिए एनालाइज़ कि करते रहिए। जी। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, आप सही हो, लेकिन जी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहीं पे रुक जा रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। रुकना थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि वो गलत चीज़ रहेगी। तो फिर आप एक अपने एक ऑरा के साथ में, एक अपने आप थॉट प्रोसेस के साथ में जहाँ पर हम ही सिर्फ़ सही हैं और वो जिसको कहते हैं ना सेल्फ़ी कल्चर में रह जाएँगे। हाँ। मैं एक सेल्फ़ी कल्चर को लेके हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का तरीका है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब जिस व्यक्ति ने सेल्फी ये इजाद किया होगा तो वो कितना अकेला आदमी रहा होगा हाँ। कि मतलब कि जैसे कि मैं आपके साथ में हूँ तो मैं आपसे कह सकता हूँ ना कि भाई मेरी फोटो खींच दो हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली तुम मेरे टू वे सामने हो ना। कम्युनिकेशन हो टू गया। वे कम्युनिकेशन है, जी। लेकिन मेरे पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति ही नहीं है कि जिससे मैं ये कह सकूं हाँ, कि कि फोटो भाई मेरी फोटो खींच दो, मैं स्वयं से अपनी फोटो खींच रहा हूँ। हाँ, आप उसको अपना नाम दे दीजिए कि नहीं वो सोलो लाइफ है और वो अलग अलग चीजें हैं, तो फिर वो पूरा हमारा जो सोशल कल्चर है ना, वो जो ताने बाने हैं ना, तो फिर वो उससे अलग हो जाएंगे। उसके नाम आप दे सकते हैं, वैसे भी ये सब लेकिन टर्म्स यूज कर रहे हैं लोग अपने आप को डिफेंड बिल्कुल, या बिल्कुल थोड़ा डिफेंड करने के एस्केप लिए। करने के लिए उस हाँ, चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है तो उससे तो आप नहीं बच हाँ, सकते ना, एग्जैक्टली। मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छा सर, जब आपने ये करियर परस्यू किया था उस टाइम पे, आज के काफी जी साल हाँ। पहले, 8 साल 6 साल तो आपका एक्सपीरियंस ही है जी हाँ, जी टीचिंग में, हाँ। उसके जी हाँ। पहले आपने ये करियर परस्यू किया होगा, तो हुँ, उस टाइम पे ये कोर्स इतना पॉपुलर नहीं था। हाँ। तो आपका मतलब क्या थॉट प्रोसेस था, क्या आपने सोचा कि आपको यही करियर परस्यू करना है, जबकि और भी करियर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल। पॉपुलर थे उस टाइम पे? घर वालों का कितना अपोज रहा होगा शायद हाँ, कि हाँ। ये डॉक्टर इंजीनियर या फिर कुछ और बन जाओ, जी, सिविल जी, जी। सर्विसेज की हाँ, प्रिपरेशन करो, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स मतलब क्या सोच करके आपने ये परस्यू हुँ। किया?
बिल्कुल आप मुझे लग रहा है कि सन 2000 के आसपास मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उसी समय की है। एक शायद अच्छी आदत हमारे घर पे थी कि हमारे यहाँ अखबार आता था। अच्छा। पहले से ही, बहुत पहले से अखबार आता था। वो पिताजी को पसंद रहा हो या फिर घर में बाकी लोगों को, तो मैं बचपन से अखबार जरूर पढ़ता था और अखबार में ठीक ठाक टाइम इन्वेस्ट करता था, 2 घंटे 3 घंटे। उस दौर में भी जब मैं, लगता है कि शायद मैं 6th 7th 8th में रहा हूँगा, उस समय भी मैं अखबार ठीक ठाक तरीके से पढ़ा करता था, उसमें इंटरेस्ट था। जैसे बाकी घरों में होते हैं, चूंकि मैं इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हमारा परिवार रहा है, पिताजी खुद भी इंजीनियर रहे एनटीपीसी में, तो ये था कि एक प्रेशर भी और एक जिसको कहा ना कि एक सरल रास्ता। जी, हाँ। क्योंकि हमारे सारे के सारे दोस्त, मैं कानपुर में रहता था तो वहाँ पर काकादेव है जिसको कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है। जैसे कोटा है, जो लोग कोटा नहीं जा पाते हैं, वो जो घर के थोड़े से दुलारे बच्चे रहते थे, उनसे कहते थे कि नहीं, काकादेव में ही आप कोचिंग कर लीजिएगा, वहाँ पर चले जाइएगा। 10th में मेरे मैथमेटिक्स में थोड़े से नंबर कम थे। लेकिन फिर भी ये था कि नहीं नहीं, तुमको तो बीटेक करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है और तुम यही कोर्स परस्यू करो। उस दौर में भी मुझे ये लग रहा था कि सोशल साइंसेस मेरा थोड़ा सा ठीक है, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद भी आ रहा था। लेकिन वही है कि अरे आर्ट्स लेके पढ़ोगे, आर्ट्स तो लड़कियां लेके पढ़ती हैं, तुम कैसे आर्ट्स लेके पढ़ सकते हो, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट कैसे तुम ये यहाँ पर ये सारी चीजें करोगे। हाँ, वो माइंडसेट मेंटेलिटी वही। और हर मेरे मतलब जिसको कहते हैं ना कि ये वही दौर है जब गाजियाबाद और नोएडा में खेतों को काट काट के बीटेक के कॉलेज बनाए जा रहे थे और झार भर के एडमिशन हुआ करता था वहां पर। बिल्कुल पूरा का पूरा लॉट पहुंच रहा है बीटेक करने के लिए और सारे के सारे लोग वहां पर जा रहे थे। हम भी भाई काकादेव गए कोचिंग की और सिलेक्शन भी हुआ, बीटेक किया मैंने। मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ बीटेक में, ईसी में, और 1 साल तक मैं वो पढ़ाई भी कर रहा था। जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। जैसे कि ये सब बातें फिल्मों में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लेना और ये सारी चीजें। हम मिडिल क्लास में थोड़ा सा ये कठिन होता है क्योंकि पैसा आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है, तो ये उम्मीद होती है कि उसका रिटर्न भी जल्दी से जल्दी आए। और बीटेक में ऐसी उम्मीद भी थी और बूम भी था हमारे इंडिया में। ये वो दौर था 2005 के आसपास का कि जब बूम था और ठीक नौकरियां मिल जा रही थी आपको, आप तुरंत या तो नोएडा या तो बैंगलोर में जाके आप जॉब कर सकते थे। थोड़ा सा लड़े झगड़े और ये सब सारी चीज़ें कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं समझ में आएंगे, मैं नहीं कर सकता। कहा और किसी तरीके से मनाया। फिर और उसके बाद में ये बैचलर्स का कोर्स करने के लिए मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ गया। जर्नलिज्म ने, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हो सकता है कि शायद मेरे साथ के लोग जो बीटेक और बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएनसीज में जो काम कर रहे हैं यहाँ या फिर बाहर, पैकेज उनके बहुत बड़े होंगे, सारी चीज़ें हैं। अब मुझे एक बात थोड़ी सी सेटिस्फाइड जो ये करती है वहीं पर कि मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट इस बात से हूँ कि अगर पूरी दुनिया में अगर इतना कुछ लिखा गया होगा तो मैंने इतना तो पढ़ लिया है, इतना तो समझ लिया है जर्नलिज्म में आने के बाद में। जितना लगातार लोगों से मिलना और इसने इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ समझाया है कि शायद हो सकता है कि मैं कोई और कोर्स कर रहा होता तो उतना ना समझ पाता। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ अपनी इस बात में। बीटेक के मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बीटेक करने वाले लोगों में वो नहीं है, बहुत अच्छी समझ है और बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं। शायद मैं ना कर पाता, वो मैं अपनी सीमाएं के तौर पर मैं मानता हूँ। हाँ, जिसने मुझे शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट रहा हो जीवन का और स्टडीज का, एकेडमिक्स का, जिसने इसने ना समझाया हो। फिर थोड़ा अच्छा लगता है कि जब बड़े बड़े इंजीनियर जो बीटेक और एमटेक कहीं किए होते हैं और आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब उनसे मिलते हैं एनआईसी की बिल्डिंग में जाके, और वो जब आपको एक बारीकियां समझा रहे होते हैं और आप उनसे सवाल कर सकते हैं,
तो वो एक आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है और एक अलग संतुष्टि देता है। उसी इसलिए इस करियर ने मुझे ये किया। ये मैं मानता हूँ कि वो शायद मैं जो 7वीं और 8वीं दर्जे में जो मैं अखबार पलटता था, जी। उसने मुझे प्रेरणा दी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास में मेरे घर में आज भी लगभग 25 साल पुरानी कटिंग्स रखी हैं अखबारों की। एडिटोरियल्स मैंने काट काट के रखे हैं आज भी। आपको पैशन 25 था। साल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। और मैंने वो अब आज भी सहेज के रखा है कि उस समय जब मैं पढ़ता था और उनकी कटिंग्स को काट लेता था, अपनी एक फाइल बनाई थी जी। और उनको खोज के पढ़ता रहता था। और उसी ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस कोर्स में आ सकूं। जी। कितना सफल असफल रहा ये बात की बात हो सकती है, लेकिन मैं संतुष्ट जरूर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी होता होगा कि हाँ, हर एक फील्ड या हर एक एस्पेक्ट की आपको कहीं ना कहीं चीज़ों की नॉलेज है, हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है। हाँ, क्योंकि जैसे कि जर्नलिज्म के लिए ये कहा भी जाता है प्रांजल हाँ कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड हाँ कहा भी एग्जैक्टली, जाता है। जी जी जी। तो हमें ये हमें समझाया जाता है, ये हमें जैसे कि मैंने एमबीबीएस नहीं किया है, लेकिन जब मैंने मेडिकल देखना शुरू किया अपने संस्थान के साथ में, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि हाँ, कि पूरा हमारे बॉडी का क्या सिस्टम है, क्या किस तरीके से अगर हड्डी में चोट लग रही है तो क्यों कारण है। जी। सिर्फ जो बेसिक फैक्टर हैं वो नहीं, या फिर किसी को हार्ट का ब्लॉकेज है तो उसके रीजन हमें पता चल रहा है। मैंने एमबीबीएस नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि डॉक्टर ये कर रहे हैं ये काम, मतलब कि कई लोगों से बात की ना, फार्मास्यूटिकल्स नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये दवाइयाँ भाई ये जगह यहाँ पर जानी चाहिए, तो उनको ये करना चाहिए। उसके लिए पूरा का पूरा फार्मेसी की इंडस्ट्री है, सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने इस चीज को दिखाया। जी। तो वो इस कारण ही है कि हमें ये जर्नलिज्म जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं, वो एक ऐसा नॉलेज देती हैं जिसको हम बहुत से ज्यादा लोगों तक समझा सकें, एक सरल शब्दों में बता सकें। और इसीलिए उसने वो सहजता मुझे प्रदान की है विषयों को समझने में और साथ साथ परिस्थितियों को भी समझने में। नहीं, बहुत सारे लोगों के सर दिमाग में ये होता है कि हम्म। जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, हाँ हाँ। बहुत सारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट ऐसे रहे जो बिना इस कोर्स के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फील्ड वर्क में। आज भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग करियर ऑप्ट कर सकते हैं बिना इस डिग्री के, इस कोर्स के, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि स्किल बेसिस पे ज़्यादा रिलाई करता है ये कोर्स, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। तो मतलब ऐसा आपके नज़र में क्या इंपॉर्टेंस लगा या कितना स्कोप है इस कोर्स का और आगे, कि लोगों को हाँ मतलब जी। एडवांटेज मिलेगा इस कोर्स को करने का, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी ठीक है, कि करियर में और बेहतर बनने का मौका मिले? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। जब 2010 में जब मैं जर्नलिज्म में जब आया, मैंने काम करना शुरू किया, तो जो हम लोग का बैच था, मतलब कि पूरे एक बैच के तौर पे हम लोग वहाँ पर गए थे, तो सिर्फ हम ही लोग थे, जो 8-10 लोग जो बैच में लोग थे जिन्होंने ये कोर्स किया था उस संस्थान के अंदर। जी। बाकी जितने भी लोगों से बात हो रही थी, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस था, किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस था, और तो वो लोग ये बताते थे कि नहीं, हमने ग्रेजुएशन किया और लिखने में थोड़ी सी मेरी महारत थी, और तो फिर उसके बाद में मैं इस कोर्स में आ गया, मैं इस प्रोफेशन में आ गया। कोई एमए हिस्ट्री का व्यक्ति था, कोई पॉलिटिकल साइंस का था, किसी ने हिंदी या इंग्लिश में इस तरीके की पढ़ाई की थी। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि क्या मतलब क्या यूं ही इस तरीके से सब आ जाते हैं। मेरी बात हुई इस पे अपने सीनियर्स लोगों से, खासकर संपादक जी से हमारी बात हुई, और जब मैंने काम करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इस कोर्स को करने की जरूरत है। जी। देखिए, मीडिया एजुकेशन इंडिया में 1950s-60s के टाइम से धीमे धीमे आना शुरू हुआ था। वो कहीं पर एएमयू में एक पीजी डिप्लोमा के तौर पे शुरू हुआ, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, आपके पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में भी आया, दिल्ली में भी आया, लेकिन कुछ जगहों पर ये एक छोटा सा एक कोर्स हुआ करता था, और जहाँ पर था जी। पहले के समय में, आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले, जर्नलिज्म का एक दायरा था, वो बड़े ही सीमित तौर पे था, जहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, और लिखने के बाद में आपका काम खत्म हो रहा है, फिर दूसरे लोग शुरू होते हैं, चाहे वो टेली प्रिंटर से कहीं खबर भेज रहे होंगे, या फिर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपकी खबर को टाइप कर रहे हैं, आपके पेज बनाने के लिए अलग लोग हैं। पेज बनाने का तरीका भी तब अलग था, पेस्टिंग की जाती थी, और फोटोग्राफ्स को डेवलप करने का भी एक पुराने तरीके थे। लेकिन जब मैंने 2010 में जब मैं यहाँ पर आया, तब मैंने देखा कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और ख़ासकर जिसमें जो टेक्नोलॉजी है,
वो उसका एक बहुत अहम योगदान है। हमने अपनी पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर्स को पढ़ा, कंप्यूटर में हम लोग थोड़ा सा दक्ष हुए। मैं किसी की बुराई ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने ऑफिस में पाते थे कि ज्यादातर लोग कंप्यूटर को लेके बड़ा ही जैसे उसको दूर भगाना चाहते थे। कहते नहीं नहीं ये ठीक है, मतलब वो अगर उनके कर्सर माउस का कर्सर भी नहीं चल रहा है तो उसके लिए वो आईटी डिपार्टमेंट को सीधे बुला लेते थे। क्यों? क्योंकि वो उस पर प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की है। बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत धीमी। टाइपिंग के लिए वो कोशिश करते थे कि कोई ऑपरेटर आ जाए उनके पास में, वो खबर हाथ पे लिख के दे दें, हाथ से लिख कर दे दें और वो ऑपरेटर वो टाइप कर दे। समय अब बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। अब ऐसा है कि आपको लाइव रिपोर्टिंग करनी है, आपके पास में लैपटॉप है, आपको तुरंत सीधे वहीं से फाइल करना है, आपको नेट से भी बनना होगा, सारी चीजें समझनी होंगी। इंफॉर्मेशन को और रेलेवेंट बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट बनाना है, उसके लिए आपको एक क्विकनेस भी चाहिए, आप तुरंत वो दे सकें। और जैसा मैंने कहा ना कि शुरुआत में कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, आपका शहर बदल रहा है, लोगों का पढ़ने का मिजाज बदल रहा है, पढ़ने वाले लोग बदल रहे हैं, पाठक बदल रहे हैं, उनके विषय बदल रहे हैं, और अगर आप उन्हीं पुराने विषयों पर रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इस जर्नलिज्म के कोर्स ने मुझे सोशल साइंसेस के जितने एस्पेक्ट्स हैं सिर्फ वही नहीं पढ़ाए हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझा, मैंने साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा देखा। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मास मीडिया में यूजफुल होते हैं, उनको मैंने यहाँ पर पढ़ा। मैंने यहाँ पर ये समझा कि जर्नलिज्म की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। आप चूंकि जुड़े हुए हैं जर्नलिज्म से, तो 5W1H एक बहुत ही बेसिक टेक्निक्स है, लेकिन हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया कि सिर्फ 5W1H नहीं है। आप नरेटिव वे में करिए, आप क्वेश्चन आंसर के वे में करिए, आप स्टोरी टेलिंग में करिए। और जब लगातार आप अखबारों को पढ़ रहे होते हैं, जब जैसे कि मैं यूपी में था, यूपी में मैंने काम किया, लेकिन हम लोग को कोशिश कराई जाती थी कि मध्य प्रदेश में कैसे अखबार चल रहे हैं, या फिर झारखंड में अखबार कैसे चल रहे हैं, दिल्ली में किस तरीके से अखबार चल रहे हैं। तब ये समझ में आता था कि वहाँ पर स्टाइल्स बदल रही हैं, हेडलाइंस के तरीके बदल रहे हैं। हम अगर कंप्यूटर को नहीं बेहतर जानते होंगे तो हमें पेज मेकिंग नहीं आएगा। अब वो दौर नहीं है 1980s का कि जो ब्लैक एंड व्हाइट अखबार है, ठीक है, उसकी कलर स्कीम के साथ में आपको काम करना है। तो हमने एक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वहां पर ये समझ में आ रहा था कि ये कलर की एक साइकोलॉजी है। तो जब स्टाइल शीट हम लोग तैयार करते हैं अखबार की, तब हमको ये समझ में आता है कि भाई फला कलर ही क्यों यूज किया जा रहा है, उसका क्या रीजन है हमें, क्योंकि एवरी कलर हैव अ साइकोलॉजी। वो चीज हमने अपने एकेडमिक्स में पढ़ी है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी बात हो रही है। या तो मुझे ये लगता है कि कम से कम बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी बात को मैं वहीं पर ही आगे बढ़ाते हुए भी बताना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एक जो डॉक्टर है सिर्फ उसी व्यक्ति का हित कर सकता है जो उसके पास में इलाज कराने के लिए आएगा, लेकिन एक पत्रकार अगर वो समझदार नहीं हुआ और बेहतर तरीके से उसने नहीं समझा तो पूरी की पूरी पीढ़ी को खराब कर सकता है। तो इसके लिए उसको समझ में आना चाहिए कि मीडिया की पावर क्या है। हम लोग कई बार कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मीडिया पढ़ा दिया जाता है, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फला अखबार, हमें अच्छे अखबार तो खूब पढ़ते हैं कि ये हम जानते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में इन अखबारों ने ये योगदान दिया। हमको ये भी पढ़ाया जाता है कि 1950s के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, कई सारे अखबार ऐसे भी रहे जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। जी हाँ। तो उसके भी उदाहरण हमें पता होने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए इमरजेंसी में कैसे क्या सारी चीजें हुई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, हमें इसके पावर्स पता होना चाहिए। तो जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं और ये नॉलेज जब हमारी स्याही से निकलता है ना, तो उसका असर कुछ और होता है, वो आपकी कॉपी में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो ये सर जो जैसे अभी 3 से 4 साल पहले NEP आई और कोर्स को पूरी तरीके से ये कोर्स ऐसा था जिसको ज्यादा मॉडिफाई किया गया। 2 सब्जेक्ट से डायरेक्ट 6 सब्जेक्ट कर दिए गए और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और बढ़ाए गए। तो इस साल जो है इस इंस्टीट्यूट से, इस कॉलेज से पहला बैच निकल रहा है जिसको आपने NEP के अंदर पढ़ाया हुआ है, पास आउट होने जा रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस NEP को लेकर के क्या था कि जो चेंजेस आए कोर्सेज में, जो चीजें हुई, या आप सेटिस्फाई उस तरीके से कम्प्लीटली नहीं है और चेंजेस इसमें और बहुत सारे जरूरी भी हैं,
हाँ, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के तो क्रिटिसाइज काफी लोग करते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। सही नहीं है, कंपेयर करते हैं कि और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो आपका एक्सपीरियंस इस कोर्स को लेकर के एनईपी के अंडर क्या रहा? देखिए इस पे थोड़ा-सा और विस्तार से भी अगर हम बात करें प्रांजल, जी तो हमारे पास में पिछली एजुकेशन पॉलिसी 86 के आसपास की है, जी ठीक है? अब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में आई है। जी अगर समय के तौर पे देखें 25 साल का एक बढ़िया से ज़्यादा का टाइम स्पेन 46 30 32 34 साल जो भी जा रहा है वो एक टाइम स्पेन हमारे पास में जा रहा है। और इस दौर में हमने एक बहुत बड़ी जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखे हैं पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, वो 1991 का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हुई हैं पूरी दुनिया में, जो एलपीजी का जो असर रहा है, और फिर उसके बाद में कंप्यूटर का, ठीक है। 90 के दशक आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का रहता है, फिर 2000 का दशक आप कंप्यूटर का देख लीजिए, और 2010 के आसपास आप देख लीजिए कि इंटरनेट जो 2005 से शुरू हो रहा है, 2010 के बाद से वो सोशल मीडिया और पूरा का पूरा बूम वो कर दे रहा है। अगर हमने नहीं बदला अपने आप को, अगर हम पुरानी तरीके से रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पढ़ा लिखी हुई बातें और हमारे काम करने वाली बातों में बहुत अंतर आ जाएगा। तो जो हमारा जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है वो भटका हो पाएगा कि मैंने तो अपनी क्लासेस में ये चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अब जब मैं काम करने जा रहा हूँ तो वहां पर ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये अंतर आ रहा है। तो उसको हमें ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे कि जो भी मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करने गए तो आपको लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक ट्रेनिंग का समय दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको काम उस तरीके से कराना है और वैसा हमने अपनी क्लासेस में पढ़ाई नहीं की है। कैसे ये काम सारी चीजें हो पाएगा? तो एजुकेशन पॉलिसी को बदलने का एक बहुत ही जरूरत थी। मुझे लगता है कि ये पहले हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा देर से हुआ है। अब जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट्स को लेके है, इसका उत्तर इस तरीके से है कि एक जब हम एकेडमिक्स में रहते हैं तो एक कॉमन मिनिमम सिलेबस प्रोग्राम के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं। ये इस तरीके से समझिए कि जैसे कि आप लखनऊ में रह रहे हैं और आपने कोई एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लिया, चाहे वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो या फिर एक नॉर्मल सब्जेक्ट रहा हो, चाहे आप हिंदी से बीए जैसे कर रहे हैं, और कोई एक दूसरा बच्चा है जो कोयम्बटूर से हिंदी से बीए कर रहा है। अब ऐसा होना चाहिए कि आपने जो हिंदी में जो बातचीत पढ़ाई की है वो कोयम्बटूर के भी बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल को आप दोनों लोगों में अगर मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं जब अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद में, और कोई वहां पर कोई एग्जाम के लिए कोई पेपर बनता है, तो वो क्वेश्चन आपको भी समझ में आने चाहिए और वो कोयम्बटूर के बच्चे को भी समझ में आने चाहिए। ये बात यूपीएससी को लेके कई बार ये उठाई भी जा रही थी। इसीलिए एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, सीबीएसई ने उन्हीं को इस्तेमाल किया है। स्टेट बोर्ड्स को भी ऐसा इस तरीके से परिवर्तन करना चाहिए कि जिससे कि बेसिक चीजें वो सब सारे के सारे बच्चे समझ में आ जाएं। ग्रेजुएशन के लेवल पे भी इस तरीके की कई बार मांग हो रही थी कि ऐसा कहा जा रहा था कि भाई महाराष्ट्र में तो कुछ और पढ़ाते हैं और दिल्ली के जो स्कूल्स या फिर डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो कुछ और पढ़ा रहे हैं। एक विषमता जैसी ये बन रही थी। एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ हद तक इसमें इस जो विषमता है या फिर जो दूरी है उसको पाटने की कोशिश की है। पूरी खत्म हुई है ये नहीं हुई है, ये इस पे कहना बहुत जल्दी होगा। अभी सिर्फ 4 साल हो रहे हैं और अभी बहुत कम समय है जिसके ऊपर अभी हम इसका आकलन कर सकें, लेकिन शुरुआती परिणाम तो मुझे लगता है कि सुखद है। कि आपने अभी एग्जाम्पल लिया कि पहले सिर्फ 2 पेपर थे, फिर 6 पेपर हुए और इसमें प्रैक्टिकल का बढ़ाया गया, वो इसीलिए किया गया है कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोई सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप ये पढ़ रहे होंगे अपने ग्रेजुएशन में, ये उससे पहले हो सकता है कि सिर्फ एक टॉपिक के तौर पे हो, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात में एक यूनिवर्सिटी ही है जो पूरी की पूरी स्पोर्ट्स के आधारित है और वहां पर जो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की ही पढ़ाई कराता है। अच्छा, जी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर एक यूनिट के ही पीछे। हाँ, उन्होंने पूरा का पूरा इसी तरीके से काम किया है। जी। इसी तरीके से कि एग्रीकल्चर जर्नलिज्म है, आप एक टॉपिक के तौर पे देखते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि भी यूनिट है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन करके रखा है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के ऊपर। और मुझे अगर याद आ रहा है तो कानपुर में ही जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है उसने अपने यहाँ इस तरीके का कोर्स किया है जो लॉन्च किया है, जहाँ पर बच्चे एग्रीकल्चर जर्नलिज्म पढ़ें। साइंस जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके ऊपर पढ़ाया जाना चाहिए। तो जब हम एनईपी में आए हैं तो हमारे पास ये मौका रहा
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को अपने में शामिल कर सकें। और ये यूनिट सब्जेक्ट्स एरियाज इवॉल्व भी हो रहे हैं बिल्कुल धीरे-धीरे करके। लगातार बढ़ रहे हैं। जी, जी। अब जैसे कि कह लीजिए कि आईपीएल चल रहा है। हाँ, अब मुझे अपने समय पे याद है कि जब मैं यहाँ पर था तो लखनऊ में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के नाम पे मुश्किल से 3 या 4 लोग हुआ करते थे पूरे के पूरे लखनऊ शहर में। मैं अपने संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। पूरे लखनऊ शहर में सिर्फ 3 से 4 लोग थे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, और हिंदी में तो उनकी संख्या और कम। अच्छा। हिंदी में उनकी संख्या और भी कम। अब बताइए लखनऊ में अब आज की डेट में रीजनल हाँ लैंग्वेज है। हाँ, जबकि रीजनल लैंग्वेज है, क्या लोग क्या हिंदी में कमेंट्री नहीं सुनना चाहते हैं या फिर देखना नहीं चाहते हैं? लेकिन लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है। और ना अखबारों को ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी जरूरत है, लेकिन आज की डेट में आप ये कहिए कि कौन व्यक्ति है जो आईपीएल देखना या सुनना नहीं चाहता है? हम दिन भर पूरा मैच देखते हैं, लेकिन अगले दिन अखबार में जरूर पलट के देखते हैं भाई क्या क्या लिखा गया है। उसकी मांग है, डिमांड है। इसरो ने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया, पूरा देश उसको देख रहा था जी। हर कोई उसको इसके बारे में जानना या सुनना समझना चाह रहा था। तो हमें ऐसे जर्नलिस्ट की जरूरत है बिल्कुल, कि जो हमें बता सके ये टॉपिक बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने कोर्सेज में वैसा परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब हमने एनईपी में इस चीज को किया है तो देखिए क्या होता है कि कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट हो, एक एमबीबीएस करने के बाद में भी एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से कोई एमएस चूज करता है, कोई एमडी चूज करता है, और उसमें भी कोई व्यक्ति स्पेशलाइजेशन लेता है। कोई कहता है ऑर्थो का बनना है मुझे। ऐसा ये मतलब नहीं है कि एमबीबीएस के दौरान उसने मींस हड्डियों से संबंधित कोई पढ़ाई नहीं की हुई होगी, बिल्कुल की होगी। फिर उसका उसी दौरान इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि उसने कहा कि नहीं मैं इसमें एमएस करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं ऑर्थो सर्जन बनूंगा जाके। तो लेकिन उसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? उसके ग्रेजुएशन से शुरू हुई। एमबीबीएस की जो डिग्री वो कर रहा था उसके ग्रेजुएशन से शुरू हुई। इसी तरीके से जर्नलिज्म हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी यात्रा आपकी ग्रेजुएशन से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद में आप ये तय करते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। तो आपने जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक पेपर यहाँ पर पढ़ा है, तो कल को आपको लगा कि नहीं मुझे इस पे करना है, तो आपने फला यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लिया, वहां पर आपने उसके ऊपर पूरा प्रॉपर कोर्स किया और अपने करियर को आप सोच रहे हैं कि उस दिशा में बढ़ाना है, तो आप वैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए एनईपी इम्पोर्टेंट है, जिसने कई सारे एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास किया है, और मुझे लग रहा है कि इसके परिणाम अच्छे होंगे और बेहतर कर सकेंगे बच्चे। मतलब आपका एक्सपीरियंस मैं समझ रहा हूँ कि ये बेहतर एक्सपीरियंस है। और लेकिन लगातार एक जो चीज जरूर मैं सुझाव के तौर पे कहूँगा कि जो खासकर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें लगातार परिवर्तन करते रहिए। जब 2020 में जब ये पॉलिसी आ रही थी तब एआई का इतना रोल नहीं था, लेकिन आज की डेट में हम लोग बिना एआई, मुझे लग रहा है हमारा जब आप बात कर रहे हैं, और इसके बिना हम सोच भी विचार भी नहीं कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि लगातार उसको अपडेट करने की जो बात है, टेक्निकल चीज़ों को आप जरूर अपडेट करिए, जिससे हमारी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके। जैसे आपने एआई की बात की कि एआई आया है और फुल्ली डोमिनेट कर रहा है सारे करियर और सारी चीज़ों को, और सबसे पहले तो शुरुआत इसने वॉइस ओवर और जर्नलिज्म से ही की। जी। इंडिया टुडे ने उठाया सबसे पहले एआई को पिक किया, एआई जर्नलिस्ट। वॉइस ओवर में आवाज अब जो है वो एआई देना शुरू कर दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से एआई आया है और वो डोमिनेट कर रहा है बाकी करियर्स को, ओवरऑल सभी करियर्स को धीरे धीरे करके, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, रिपोर्टिंग हो, वॉइस ओवर हो, हर एक फील्ड में एआई की जरूरत पड़ रही है, एआई इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या ये नहीं होगा, इफेक्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं, कि लोग इधर करियर परस्यू करना बंद कर देंगे धीरे धीरे करके? क्योंकि लोगों की नौकरियां तो जाएंगी, जैसे मशीन्स आई तो धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, जो हैंडमैन थे, जो हाथ से काम करते थे जो लोग, वो धीरे धीरे बाहर होना शुरू हो गए, मशीनों ने डोमिनेट किया, अब एआई डोमिनेट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कितना फ्रूटफुल या कितना नुकसान दे सकता है ये इस फील्ड को? प्रांजल, जैसे जो आपने बात कही है, ये 1993 के दौर में भी लोग कह रहे थे, जब कंप्यूटर्स इस देश में आए और लोगों ने कहा कि ये कंप्यूटर्स लोगों के हाथ काट देंगे। जो लोग मीन्स टाइपराइटर पे काम कर रहे हैं या फिर जो लोग हाथ से लिख रहे हैं सारी चीज़ें, उनकी रोजगार छिन जाएंगे, उनके पास में नौकरियां नहीं रहेंगी। कुछ हद तक तो शुरुआत में तो ये बात सत्य साबित हुई, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि क्या कंप्यूटर के आने के बाद से कागजों पे लिखना कम हो गया, लोग टाइप करके लोग कम कर रहे हैं? अब तो मैं देखता हूँ हर तरफ टाइप
किए हुए कागज मिल रहे हैं और टाइपराइटर को बिल अलग अलग भी कर दिया जाए, तो लगातार इतना प्रयोग उनका बढ़ गया है कि हमें हर तरफ वो दिखता है। एआई के साथ में भी यही होगा। देखिए, जब ये एआई है तो एक मुड़ती हुई धारा के तौर पे है। जब धारा शुरुआत में जब मुड़ती है तो भले उसका फ्लो थोड़ा सा धीमे होता है, लेकिन जब एक बार वो अपनी स्पीड में आती है तो बहुत तेजी से उस पर प्रवाह आता है। एआई भी लगभग कुछ इसी तरीके से काम करेगा। हमें अभी लग सकता है कि ये लोगों की नौकरियां ले सकता है, ये हमारे जो काम के तरीके हैं उनको बदल देगा, लोगों को हटा देगा, ह्यूमंस हट जाएंगे, मशीन सारा का सारा काम करने लग जाएंगे। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एआई भी एग्जिस्ट करेगी, एआई भी काम करेगी, लेकिन जो ह्यूमंस हैं इस धरती पे हमको ही राज करना है। कुल मिला के देखिए तो ह्यूमंस ही राज करेंगे और एआई उनके एक सपोर्ट के तौर पर रहेगी। जैसे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स हमारे सपोर्ट के तौर पे हैं, उन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया है। हमारे जितने भी इन्वेंशंस हैं वो सब हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं। तो एआई भी हमारे जीवन को सरल बनाएगी। इससे कोई अस्तित्व का संकट जैसा होगा तो मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ। कॉलेज जो है सर और जो डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, वो उसका जो विजन और मिशन है इस कोर्स को लेकर के वो कितना और आगे शार्प है कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने, वो जब भी काम करने जाएं उनकी ऑब्जेक्टिविटी चीज़ों को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के प्रॉपर बनी रहे। और जैसे न्यूज़ हम प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं तो फैक्ट चेकिंग, आज के टाइम में फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो फैक्ट चेकिंग वगैरह और सोर्सेस को कैसे पहचानना है कि हाँ कि, तो टीचर्स कैसे इस चीज़ को बच्चों को पढ़ाते हैं या उनका टीचिंग पैटर्न कैसा होता है कि बच्चे इस चीज़ में बेटर कर पाए? देखिए, ये अगर आपने एक सब्जेक्ट को लेके, एक डिपार्टमेंट को लेके बात की है, ये इसका एक समग्र एक उत्तर भी हो सकता है। ये हर जगह रहता है, ये सिर्फ जर्नलिज्म को लेके नहीं है। आप किसी भी कोर्स में जाएंगे तो जहाँ पर जो भी पढ़ाई करेंगे, दो तरीके की बात होती है। एक तो आप थ्योरेटिकल जो भी चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद में उसका एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल क्या है उसका, कि जैसे कि हमने कोई एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और वो कॉन्सेप्ट जब हम उसी कॉन्सेप्ट को अपने व्यवहारिक जीवन में या फिर अपने सामाजिक जीवन में जब उसको उतारते हैं तो वो कैसा काम कर रहा होता है। जर्नलिज्म में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो आपका नॉलेज है वो प्रैक्टिकलिटी में वो कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमने कहा कि एक बहुत ही जो एक बहुत पुराना घिसा पिटा उदाहरण दिया जाता है कि जब कोई कुत्ता इंसान को काटे तो न्यूज़ नहीं बनेगी, लेकिन इंसान कुत्ते को काट लेगा तो न्यूज़ बन जाएगी। ये बहुत पुरानी ये चल रही है। तब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर से निकले तो हम खोज रहे हैं कि भैया किस इंसान ने कुत्ते को काटा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा जो अनयूजुअल जो चीज़ हुई है उसके विषय में हमें ये लिखना है, क्योंकि जो सामान्य सी चीज़ें हैं वो अखबार में जगह नहीं पाएंगी और जगह पा भी जाएंगी तो लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, उसके कुछ अलग सा रहे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जर्नलिज्म का जो पेपर है, जो जहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को लगातार शार्प करता रहता है, वो शार्प इस तरीके से करता है कि जब आप एग्जाम्पल्स के साथ में जब आते हैं, जब आप अपनी जिन थ्योरीज को आपने पढ़ा है और उससे संबंधित एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में या फिर अपने टीचर के द्वारा जो आपको बता रहे होते हैं, वो एक बैलेंस लेके आ जाते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि किसी सब्जेक्ट को लेके या फिर किसी न्यूज़ को लेके कितनी प्रॉक्सिमिटी है, उसमें किन किन फैक्ट्स को शामिल करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें फिर से सोर्सेज को चेक करने की जरूरत है, फेक कोई बात ऐसी तो नहीं चली जा रही है, कोई एक ऐसा तथ्य तो नहीं चला जा रहा है जो पूरे के पूरे समाज को एक परेशान कर देगा। कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा फैक्ट आया लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, उस फैक्ट को हमें दबाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमने वैसी इंफॉर्मेशन अगर फ्लो कर दी तो जो हमारे सामाजिक ताना बाना है वो अगर बिगड़ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उनसे बचना है। यहाँ पर आपकी समझ आ रही है। सिर्फ ये वही आपके पुराने सवाल से रिलेटेड है कि एआई तो हमें ये बता देगा ये फैक्ट है, इससे संबंधित खबर बना दो, तो उसने वो फैक्ट उठाए और उसने एक पूरी की पूरी एक खबर बना दी। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट, जब आप एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें सिर्फ फैक्ट को नहीं रखना है,
हमें उस समय के एनवायरनमेंट को भी समझना है, और उसके बाद में जो हम लिखेंगे वो हमारी सोसाइटी पे क्या असर डालेगी उसका एक अलग नज़रिया होगा जो एआई जनरेटेड नहीं होगा। वहाँ पर फिर ह्यूमंस चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिविटी, ये तरीके की बातें आपको इस कोर्स में मिलती हैं, आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, जो कुछ उन्होंने खुद भी सीखा है, वो बहुत आपको एक बेहतर जर्नलिस्ट और साथ ही साथ एक बेहतर इंसान बनाता है। आपको क्या लगता है कि प्रिंट मीडिया डिक्लाइन कर रहा है, डिजिटल मीडिया प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है, वैसा है भी, कंज्यूमर जो है उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके अगर आपने ये बात कही है वो कुछ आंकड़ों के आधार पे कही होगी। उन्हीं आंकड़ों के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप आरएनआई की रिपोर्ट 2017 से लेकर 2023 तक की पढ़ लीजिए जी। आपको बिल्कुल लगेगा कि प्रिंट मीडिया लगातार बढ़ रहा है। नहीं सर, प्रिंट मीडिया का जैसे सब्सक्रिप्शन है वो तो बढ़ रहा है, जी हाँ, कि लोग सब्सक्राइब ज्यादा कर रहे हैं, बट ये है कि जो कंज्यूमर कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। अब यूजुअली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या तो सीनियर सिटीजन को देखते हैं या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो क्लियर करना चाहते हैं हम उनको देखते हैं। हमेशा यूजुअली जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के घर में। इसका भी हम आपको जवाब देते हैं कि देखिए, भारत में जो एजुकेशन या फिर जो साक्षरता है, जो हमारी लिटरेसी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। हम अभी 70s के आसपास हैं, ठीक है, उसमें कुछ कम ज्यादा होंगे, अभी आंकड़े जब आएंगे तो आप देख लेंगे। ये लगातार 100 भी नहीं पहुंची है। तब अभी भी ये मानिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार पढ़ पाएंगे, ठीक है। जो लिटरेसी हमारी लगातार बढ़ेगी तो हमारे जो कंज्यूमर हैं ये लगातार बढ़ेंगे। आपने जो बात कही कि एक बुजुर्ग का हिस्सा है या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे, चूंकि हम लखनऊ में बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम बेंगलोर में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी सारी की सारी दुनिया सिर्फ यहीं पे ही है। लेकिन अगर आप यहाँ से 200 किलोमीटर किसी भी दिशा में जाएंगे तो वहां पर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। वहां पर लोग अखबार पढ़ना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी के जो दूसरे तरीके हैं, चाहे जिसमें इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, वो पहले से वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि अखबारों के ऊपर कोई संकट आएगा। ये जो रिपोर्ट है कि 2032 में यूएसए में आखिरी अखबार छप रहा होगा, तो ये यूएसए के लिए तो हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अखबारों में ऐसा कोई संकट आएगा इतनी जल्दी कि अखबार बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे, अखबार लोग पढ़ना बंद कर देंगे। अखबार का जो तरीका है वो बिल्कुल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी उनका समय खत्म हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अखबार के बाद में रेडियो आया, अखबार के बाद में टेलीविज़न आया है, और उन्होंने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है और अखबार ने भी अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। तो मुझे लगता है कि अखबारों में ऐसा परिवर्तन जो है वो कैटेगरी के साथ में बढ़ेगा, लेकिन अखबार जैसे बंद होंगे तो मुझे थोड़ा सा इसमें अतिशयोक्ति लगती है। मीडिया का सर जो काम है, जो इनका इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों को बाइफरकेट करने का, लोगों तक पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंडिंग वे में लोगों को कंज्यूम कराने का, तो पास्ट से लेकर के अब तक प्रेजेंट तक, क्योंकि बहुत टाइम से मीडिया चलता आ रहा है, तो आप अगर कंपेयर करें, आप जितनी भी चीज़ें आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, तो मीडिया का जो काम है पहले से कितना बदला हुआ है, किन किन एस्पेक्ट में कितना इनोवेशन और कितनी एडवांसमेंट आई है, कितना बेहतर हुआ है, और कितना धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बायस या एथिकल चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम आई है, या कितना डाउनफॉल देखने का मिला है मीडिया का। देखिए प्रांजल, जब हम मीडिया या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैं बेसिक एक कम्युनिकेशन का मॉडल चलता है जिसको हम SMCR कहते हैं। तो वहाँ पर जो मीडिया है तो वो सिर्फ एक चैनल के तौर पे है। मैं उसकी भूमिका को वहाँ तक मानता हूँ। सबसे बड़ी भूमिका रिसीविंग एंड पे है, मीन्स जो हमारे श्रोता हो सकते हैं, जो हमारे पाठक हो सकते हैं, जो हमारे दर्शक हो सकते हैं, उनकी भूमिकाओं पे लेता है। जैसे कि आपने कहा ना कि कितना कुछ बदला है, एथिक्स को लेके बदला हो या फिर इंफॉर्मेशन को लेके बदला हो, तो आज के 50 साल पहले का जो जिस तरीके का हमारा ऑडियंस था और आज के ऑडियंस में बहुत अंतर हुआ है। आज के 50 साल पहले की ऑडियंस के पास में बहुत सीमित साधन थे, या तो उसके पास में रेडियो होता था या फिर अखबार होता था। लेकिन हमारे आज का जो दर्शक या पाठक है या फिर जो ऑडियंस है, उसके पास में मल्टीपल
ऑप्शंस हैं जी। ठीक है, तो वो लगातार इंफॉर्मेशन को पा रहा है, पहली चीज। दूसरी ये चीज, उसके पास में ये मौका है कि लगातार वो अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता है जी। कि अखबार में अगर ये चीज है तो वो चेक करेगा तुरंत कि क्या इंटरनेट पे भी वही आ रहा है। अरे इवन तो आप आजकल तो ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट पे ही हम इंटरनेट को खोज रहे हैं। जैसे कि हमारा इंस्टा डाउन हो गया तो हम तुरंत किस पे चेक करते हैं, ट्विटर पे जाके, क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है हमको, क्योंकि अगर सबके साथ हो रहा तो हमको लगता है कि ये चीज है। वरना फिर हम देखते हैं कि हमारा यही कनेक्शन तो नहीं खराब है, हम अपना वाईफाई और अपना मोबाइल डेटा वगैरह चेक करने लग जाते हैं। ये जो चेकिंग की पॉइंट है, ये जो शक्ति है, ये दर्शकों के पास में आई है और इस शक्ति ने हमारे दर्शक को और ज्यादा पावरफुल बनाया है। देखिए, दर्शक जितना पावरफुल बनेगा, मीडिया उतनी ही ज्यादा सशक्त होगी। हमारा दर्शक जितना अभिव्यक्त कर पाएगा, हमारी मीडिया उतनी ही ताकतवर बन पाएगी, और मीडिया ताकतवर बनेगी तो अपने आप वो चीजों में जो उसका मूल भाव है उसको वो पूरा कर पाएगा। और कहीं ना कहीं अब ये भी हो गया है सर कि जैसे पहले जो मीडिया दिखाता था उसी हिसाब से ऑडियंस का, पब्लिक का माइंडसेट बनता था, इन्फ्लुएंस होते थे। अब कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि ऑडियंस और पब्लिक के माइंडसेट के हिसाब से मीडिया का कंटेंट बनाया जाता है। हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो हमारे रिसीविंग एंड SMCR में जो आर है, जो रिसीवर्स हैं, वो लगातार सशक्त हो रहे हैं, वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑप्शन बहुत आ रहे हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर मीडिया पे नहीं है कि ये वो दौर नहीं कि जब दूरदर्शन के सिर्फ 2 चैनल आ रहे हैं, हम पूरा का पूरा दिन उसी पे ही बिता दे रहे हैं। अब तो मीन्स आप फिल्मों में भी हमारे पास में ऑप्शन है कि आपने ये फिल्म इस तरीके से की है तो हम OTT पे चले जाएंगे। OTT में भी हमारे पास में 75 तरीके के चैनल हैं जिस पे जाके हम देख सकते हैं। तो आपको तो ऐसा सुधार करना ही पड़ेगा। तो ये सब सारी की सारी जो चीजें हैं, ये दर्शक के हाथ में आया है। अब व्हाट टू थिंक वाली जो चीज है, वो मुझे लगता है कि मीडिया को समझनी पड़ेगी, ये दर्शक के ऊपर नहीं होगी ये बात। फिल्में देखते हैं सर आप? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। मीडिया में तो ऑब्वियसली हाँ, मुझे पसंद भी है। जी। लेकिन फिल्मों ने जिस हिसाब से, पहली चीज तो इवॉल्व बहुत रैपिडली हुआ है। हर एक डिकेड में मूवीज का और टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंट करने का इन चीजों का तरीका बदला है। बट एक चीज है जो अभी तक कहीं ना कहीं चली आ रही है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है चीजों का। जैसे माइनॉरिटीज को हमेशा नौकर या फिर क्रिमिनल दिखाना, ब्लैक लोगों को ऐसे दिखाना, यूपी बिहार के लोगों को हमेशा या तो अनएजुकेटेड लाइफस्टाइल से थोड़ा सा लोअर दिखाना, नाम को लेकर के यूजुअली ऐसा होता है, जैसे रामू राजू हमेशा यूज किया जाएगा नौकर के लिए। मल्होत्रा, कपूर और चड्ढा और चोपड़ा ये होते हैं, हमेशा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वुमेन को हमेशा ग्लैमर के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो ये यूजुअली प्रॉपर नेम में भी हमेशा ये होता है। जैसे ये हम यूजुअली कर देते हैं, जैसे राहुल, हमेशा राहुल नाम सोच करके लगता है राहुल और रोहन में कि राहुल बड़े भाई का नाम होगा, रोहन छोटे भाई का नाम होगा। तो ये कहीं ना कहीं फिल्मों ने जिस हिसाब से पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन किया है, ये तो चलिए बहुत माइनर सी चीज हो गई, लेकिन जो माइनॉरिटीज और जेंडर को लेकर के इनका रिप्रेजेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं क्या कितना चेंज हुआ है, या चेंज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग उसी हिसाब से परसीव कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रांजल जो आप बात कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि देखिए, हमने सिनेमा जो देखना समझना शुरू किया खासकर 1960s के बाद में, जो इंडिया का सिनेमा जो है, वो अपनी जो शिक्षा या फिर आप ये कह लीजिए कि अपना जो एक्सपोजर उसने किया है, वो खासकर हॉलीवुड से लेना शुरू किया। हॉलीवुड में एक US हम देखते हैं जिसको वाइट पीपल, जहाँ पर उनकी सुप्रीमेसी है, अमेरिकन फर्स्ट वाला जो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, वो उनके अपने राष्ट्रवाद को लेके उनकी अपनी बात हो सकती है। लेकिन मैक्सिकन के साथ में, या फिर जो आपका साउथ अमेरिका है, उनके साथ में जो उनके क्लैशेस हैं, वो उनकी फिल्मों में भी दिख रहे थे। कुछ चीजें हमने वहां से ऐसा देखना शुरू कर दिया। अगर आप 1950 से 60 के दशक की फिल्में देखेंगे, आप उसमें ये नहीं पाएंगे कि माइनॉरिटीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसा कोई आप एक धारणा बना रहे हैं। ठीक है, एक धारणात्मक जो चीजें हैं वो इसके बाद के दशकों में हमें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। अब मैं फिर ये कह सकता हूँ कि उस दौर के फिल्मकार जो हमारे रहे, उन्होंने भारतीय समाज को उस नज़र से देख रहे थे जहाँ पर ये सारी चीज़ें वो नहीं पा रहे थे। और उसके बाद के दशकों में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि, या फिर, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक दायरा एक ही दिशा में था,
एक ही दिशा में जब उनका दायरा था तो वो उसी तरीके की चीज़ों को परसीव कर रहे थे जैसा हॉलीवुड में वो उससे पहले देख रहे थे। अगर वर्ल्ड सिनेमा की बात करें तो हमारे पास में यूरोपियन सिनेमा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप एक डाइवर्सिटीफाइड कल्चर के साथ में देख पाते हैं, चाहे वो जर्मन का हो, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो आपका इवन दो कोरियन सिनेमा हो, जापानीज सिनेमा हो, वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को देख ले रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि अब इसका एक बहुत विशाल बहुत बड़ा उत्तर बन जाता है, जहां पर अमेरिका है, अमेरिका की सुप्रीमेसी है, फिर वो उसके द्वारा जो एक इकोनॉमिक्स की जो शक्ति है, जिस तरीके उसका उसका इम्पीरियलिज्म है, चाहे वो मीडिया का इम्पीरियलिज्म रहा हो, चाहे उसका बिजनेस को लेके इम्पीरियलिज्म रहा हो, जहां पर जब वो चीज़ों को कंट्रोल करता है, चाहे उसमें फिर आपका जो कोल्ड वॉर है, कुछ हिस्से यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग यूएसए की तरफ जा रहे हैं, और फिर वो उसी तरीके से अपनी धारणा बना रहे हैं। देखिए, समाज में जो कुछ भी घट रहा होगा या फिर आपके आसपास जो घट रहा होगा वो आपके सिनेमा में दिखेगा। सिनेमा ऑल्दो आपके समाज से 5-7 साल 10 साल आगे की बातें कर रहा होता है, कि जिसपे हम अगर देखें तो 90s की फिल्मों में हम ये देखते थे, या फिर उससे पहले की फिल्मों में देखते थे, एक बड़ा भाई जो है वो मतलब कि अपनी सारी की सारी जो संवेदनाएं हैं, सारी भावनाएं हैं, उनको परिवार के कारण दबा ले रहा है। लेकिन आज की डेट में हम नहीं देखते हैं। आज की डेट में हमने कई सारी फिल्मों में देखा है कि जो विवाह के बाद के संबंध है उनको हमने मान्यता दे दी अपनी फिल्मों में। उस समय इसके ऊपर काफी कुछ डिबेट हुई, लेकिन बाद के समय में 8-10 साल बाद हमने ऐसी खबरें, ऐसी बातें अपने समाज में खूब सारी देखनी शुरू कर दी। तो सिनेमा 8-10 साल की आगे की चीजों को रख रहा है। लेकिन बात यह है कि जो आपने बहुत ही माइन्यूट पॉइंट उठाया है, जिसमें जेंडर को लेके असमानता है, या फिर जिसमें माइनॉरिटीज को लेके है, या फिर जिसमें किसी के पर्टिकुलर नाम को लेके है। आपने खासकर कहा कि यूपी बिहार के लोग हैं, या फिर उनको एक स्टीरियोटाइप इमेज जो बना दी गई है। स्टीरियोटाइप भी एक शब्द जैसे गढ़ा गया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो मीन्स अपने कंधे पे एक लाठी रखेगा और उसके पीछे कुछ कपड़ा बांध के अपने कपड़े लेके जाएगा। हमें नहीं लगता कि यूपी के आप किसी भी गांव में चले जाइए और कोई जहां पर ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, और उसके भी ऊपर ये बात कि उसको इतनी भी समझ नहीं रहेगी कि वो बॉम्बे या लंदन जा रहा है, तो वहां पर वो इस तरीके की हरकतें कर रहा होगा। लेकिन क्या है कि अब या तो वो उनकी ही अपनी समझ हो, वो जानबूझ के डिमीन कर रहे हैं, या फिर उनको उतनी समझ नहीं है कि उसमें थोड़ा सा ह्यूमर या कॉमिक डालने के लिए वो जो इन बातों को कह देते हैं। हास्य का पुट रखने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हम किसी का अपमान करें, ठीक है। तो ये उनकी अपनी समझ है जिसको वो कर रहे हैं, और इस चक्कर में हम जब लगातार ऐसी चीजें देख रहे होते हैं तब हम एक इमेज बना लेते हैं, और खासकर जेंडर को लेके वो इमेज बनी हुई है, और जिसका असर हमें और आपको समाज में दिखता होगा। और जब यही बड़ी बड़ी फिल्में छोटे छोटे रील्स के तौर पे दिख रही हैं, जो आज के दौर पे हम जो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा और चीज़ें कठिन हो जाती हैं। मुझे लगता है कि इस पे ज़रूर हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे जो फिल्म मेकर हैं बहुत बड़ा असर डालते हैं, अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से समझेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी जो ये टर्म यूज करके मूवीज बन रही हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है? फ्रीडम कि हमें फ्रीडम है, क्रिएटिविटी तो कुछ भी बना रहे हैं, किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा आप मानते हैं ऐसा हो रहा है? देखिए, जहाँ पर आप फ्री शब्द कहते हैं तो फ्री शब्द में ही अपने आप में लिमिटेशंस होती हैं, और जहाँ पर आप लिमिटेशंस की बात कहते हैं वहाँ पर अपने आप में एक फ्रीनेस का शब्द रहता है। आप अगर इसको परिभाषाओं के आधार पर गढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन इस तरीके की चीज़ें का होगा। मैं इस बात को इस तरीके से समझता हूँ कि इन सबसे अधिकारों से पहले आपको कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको ये मालूम रहेगा कि आपके दायित्व क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, आप अपने अधिकारों का प्रयोग उसी तरीके से करेंगे। जी। कि जैसे कि हमें ये मालूम चल जाए कि ये इतना बड़ा पानी का जो तालाब है जैसे कि हमारे पास में है और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम उस पानी का एक सीमित तरीके से प्रयोग करेंगे, और ये हमें मालूम रहेगा कि अपने आगे वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हमें वो देंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी या फिर कोई भी और आप इसको नाम दे दीजिए, जैसे ही आप ये कहते हैं तो इसका फायदा
कुछ लोगों को तो जरूर मिलता है, लेकिन इसकी आड़ में इतना बड़ा वर्ग जिसको सच में ये नहीं मालूम है कि उसके पास में क्या शक्ति है और उसका क्या कर्तव्य है, वो इसका दुरुपयोग ही ज्यादा करता है। और उस दुरुपयोग के कारण समाज में और वर्गों में क्लैशेस उत्पन्न हो जाते हैं, गलत माइंडसेट भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कर्तव्य का बोध होना ज्यादा जरूरी है अधिकारों से पहले। जी जी सर, जैसे कि आपने सोशल मीडिया में रिसर्च की है, पीएचडी किया हुआ है, तो जिस हिसाब से आज कंटेंट क्रिएटर्स और निकल करके आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इंस्टेंट सक्सेस देख रहे हैं और इंस्टेंट डाउनफॉल भी देख रहे हैं। जी हाँ। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कुछ वियर्ड एक्टिविटीज करके फेमस हो रहे हैं, कुछ रेलवे स्टेशन पे गाना गा रहे हैं, रातों रात फेमस हो जा रहे हैं, और कुछ टाइम बाद उनको पहले तो काफी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स दिखे हैं। तो जिस हिसाब से वो इस तरह का अप्रोच, इस तरह का आइडिया निकाल करके ला रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या सही पाथ है सक्सेसफुल होने का? या चलिए वो तो अपने में हो रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है वो सब चीज़ों, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मैं बेटर काम करके उतना लाइक और शेयर नहीं पा रहा हूँ, मैं ये सब करके तो ये लोग फेमस हो जा रहे हैं, मैं भी यही करता हूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूँ। देखिए, इसको मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा, जब भी कोई खाना अगर होता है, खाना पकता जब है तो उसमें थोड़ा सा धीमी आंच पे पकता है, लगातार हमको उसको पकाना पड़ता है, उसमें समय देना पड़ता है। एक तरीका दूसरा भी है कि आप बहुत तेजी से उसको पकाइए, वो जल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जलते समय उसका जो प्रकाश उत्पन्न हो, आपको वो सफलता लग रही हो जी, लेकिन वो सफलता स्थायी नहीं है। इस तरीके से खाने में को पकाने में हमें उसको समय देना पड़ता है, लगातार एक ही तरीके की आंच पे उसको लगातार हमें सेकना होता है या फिर उसको वो ऊष्मा देनी होती है। सफलता के लिए यही बात बहुत ज़रूरी है। वो जो क्रिएटर्स हैं वो कुछ भी करके, कुछ वियर्ड सा जैसा आपने कहा या फिर अनयूजुअल सा जैसा करके सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन वो एक बुलबुले की तरीके से हैं। वो बुलबुला तेजी से तो बढ़ेगा लेकिन फिर वो कहीं गायब हो जाएगा, और इस तरीके की सफलता आपको स्थायित्व नहीं देती है और ना ही आपको वो वैल्यू देती है, ना ही आपको वो वैल्यू देती है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है जो यूट्यूबर्स बहुत बहुत अच्छे सक्सेस हुए और उसके बाद में उनके पास में खूब सारा पैसा आया और फिर उसके बाद में हम सुनने को मिलता है कि अब वो बहुत बड़े कर्जदार हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने देखा मोनेटाइज हुआ सीधे उनका अकाउंट और वो सीधे करोड़ों रुपए उनको मिल गए। अब भाई जिसको यूं ही 1 करोड़ रुपए मिल गया या 10 करोड़ रुपए मिल गया, अब वो उस पैसे का क्या करेगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे लोग उन पैसों का दुरुपयोग ही करते होंगे, लेकिन हमें जो जिस तरीके की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जिस तरीके की न्यूज़ मिल रही है, उसमें हम ज़्यादातर लोगों को उन्हीं को ही देखते हैं जो लाखों करोड़ रुपए वो लगातार खत्म कर देते हैं और उसके बाद कर्ज में आ जाते हैं। और इसी कारण मुझे लगता है कि ये सक्सेस कुछ दिन के लिए तो है लेकिन ये स्थायी नहीं। सर, ये किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को कंज्यूम करने के बाद या उनको कंज्यूम करने का जो तरीका है, इस पे एजुकेशनल बैकग्राउंड और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि खासकर यूथ्स को, कि उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? आप एक ऑडियंस के तौर पे, मतलब किसी ऑडियंस के ऊपर कैसा असर पड़ेगा? हाँ, उनके ऊपर, क्योंकि मतलब कोई न्यूज़ आई, इन्फॉर्मेशन आई, जिस हिसाब से जर्नलिस्ट ने या मीडिया आउटलेट्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कन्वे किया ऑडियंस को, पब्लिक को, तो उनके बैकग्राउंड, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, उनका कितना प्रभाव पड़ता है कि वो किस तरीके से उसको कंज्यूम करते हैं और परसीव करते हैं? अच्छा, देखिए प्रांजल, जब हम मास कम्युनिकेशन में जब रहते हैं तो हमारे लिए जो ऑडियंस होती है उसको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक जनरलाइज्ड ऑडियंस रहे। जनरलाइज्ड ऑडियंस से हमारा ये तात्पर्य रहता है एक बहुत बड़ा वर्ग, एक मासेस, जो मास जो शब्द है ना मास कम्युनिकेशन में, उसका मतलब ही होता है ढेर, बहुत सारा। तो जो बहुत सारा जो लोग रहता है तो कोशिश की जाती है कि एक ही तरीके की कैटेगरी हो, एक ही तरीके की बात हो। ऑल्दो ऐसा नहीं भी होता है, मान लीजिए कि उसी ऑडियंस में कोई साइंटिस्ट भी होगा, कोई रिक्शा पुलर भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी जो बात रखते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एक जनरल ऑडियंस के तौर पे वो सभी के पास में जाए।
इसीलिए जब भी कभी कोई न्यूज़ को या इंफॉर्मेशन को प्रसारित कर रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका जो कथ्य और तथ्य दोनों ही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके। उसमें हम साधारण रखना चाहते हैं, एक साधारणीकरण का मॉडल आपने पढ़ा होगा अपने एकेडमिक्स में, तो ये कोशिश रहती है कि वो सभी तक पहुंच सके, सभी तक उसको समझ सके। जब आपने कही उसमें बात की साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है एक उसमें, या फिर कोई बैकग्राउंड हो सकता है, वो शायद मेरे ख्याल से सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर एजुकेशन का क्या लेवल है। एक बेसिक साक्षर व्यक्ति भी अखबार पढ़ता है, दैनिक जागरण का या अमर उजाला का, जो मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई एक अच्छा नौकरी पेशा व्यक्ति भी वो अखबार पढ़ता है। दोनों के पास में एक्सेस है, दोनों के पास में टीवी और रेडियो का भी एक्सेस है। वो उसको कैसा परसीव करते हैं ये हर व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता है। ऐसा हमारे मीडिया आउटलेट्स उसके ऊपर कोई ऐसा चीजें नहीं कर रहे हैं, वो तो एक तरीके का ही मैसेज उन्होंने फ्लो कर दिया है, लेकिन एक पर्सन टू पर्सन उसके ऊपर असर आता है। तभी हम देखते हैं ना, कई बार हम ये सुनते हैं, अखबारों में खबर भी पढ़ते हैं कि क्राइम पेट्रोल के सीरियल को देखकर युवक ने बनाई चोरी की योजना। एक इंफॉर्मेशन थी, अब आपने उसको किसी दूसरी तरीके से परसीव किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने उसको चोरी के एक उस पे कर लिया। और भी कई सारी खबरें हो सकती हैं जिसको आप परसीव करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जहां पर आपने जो एजुकेशन के शब्द की बात की, तो इसके लिए मैं एक और बात इसीलिए जोड़ना चाहूंगा कि हमारे देश में मीडिया एजुकेशन इसीलिए बहुत जरूरी हो गई है। और मुझे ये लगता है कि ये 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान बच्चों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए कि जो मीडिया के जो साधन हैं उनका किस तरीके से प्रयोग करना है, और अगर उनसे कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है तो उसका क्या हम पे असर पड़ सकता है। जब हम मीडिया एजुकेशन के तौर पे इसको जानेंगे तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। जी नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जितने भी हैं सर, वो बहुत ज्यादा ही मीडिया के फील्ड में तो कुछ ज्यादा ही काम करते हैं, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल दोनों बातें हैं। जैसे कि अभी हम आपसे मिले, हम आपसे बात कर रहे हैं कहीं पर बैठ के, अगर हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं मान लीजिए, तो कुछ बातें हैं आप अपनी कहेंगे, अगर आपने उसमें कोई एग्जांपल दे दिया तो हम उसमें और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर हम ऑडियो विजुअल तरीके से अगर देख रहे हैं, अगर हम टीवी स्क्रीन पे, एक बड़ी सी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर सिनेमा में जब हम देख रहे होते हैं, तो लार्जर देन लाइफ वाली जो बात कही जाती है, जिसमें हमें वो पूरी तरीके से आकर्षित करते हैं, वो हमारी जो कल्पनाओं के जो तार होते हैं उसको बांधने की कोशिश करती है। जो एक साइकोलॉजिकल चीजों में जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जो हम सपनों में देख रहे होते हैं, हम अगर अपनी टीवी स्क्रीन पे जब देखना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को वहां पर रखने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है ना। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम मींस रोहित शेट्टी की तरीके से फिल्मों में जैसे गाड़ियां चलती हैं वैसे हम भी चला लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्पनाओं के तार को जोड़ रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी तो के साथ में खेलना तो मुझे कहना चाहिए कि ना बहुत सरल हो गया है। खासकर जर्नलिज्म से इतर के जो मीडिया के जो साधन हैं वो लोग बहुत बेहतर तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, और जो हमारी एक साधारण सी जनता है उसमें ट्रैप भी हो जाती है और बहुत सारे लोग उससे बचे रह जाते हैं। लेकिन उनका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो जरूर उस पर अंतर करता है। और यही चीज़ है सर, कहीं ना कहीं एजुकेशन और बैकग्राउंड भले इंसान का मजबूत हो जाए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा 24/7 काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूं मैं, ये है कि ये सवाल तो वैसे बहुत कम लोग पूछते हैं, या आए दिन तो बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें, सबको आदत भी होती है इस चीज़ की, देखने को भी मिलता है, सोसाइटी में हो भी रहा है, बट इसको बहुत कम लोग सोचते हैं। जैसे गुटखा है और सिगरेट और अल्कोहल है, तो गुटखा को हमेशा, हालांकि दोनों ही इंजीरियस टू हेल्थ हैं, दोनों ही कैंसर को इंकरेज करते हैं, कैंसर बढ़ाते हैं, इसके बहुत बड़े सोर्स हैं ये दोनों जी हाँ। लेकिन ये है कि गुटखा जब भी नाम आता है लोग उसको बहुत लो क्लास देखते हैं। गुटखा खाने वाला उसको बहुत ये नॉर्मल देखते होंगे, बहुत लो क्लास देखते होंगे, लेकिन उसी जगह स्मोकिंग और अल्कोहल को बहुत कूल या फिर बहुत हाई क्लास माना जाता है। ऐसा साइकोलॉजिकल डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, ये मतलब ऐसा क्यों आता है? कैसे देखिए, साइकोलॉजिकल डिफरेंस के बीच में एक रीजन जैसे कि क्या है ना, मीडिया के साधनों ने भी इसका वो किया है। जैसे कि अभी आपने कहा है ना गुटखा, तो निरहुआ की पिक्चरों में आपको गुटखा मिल जाएगा, ठीक है, खैनी रगड़ते हुए ये सारी चीजें। लेकिन मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि एक मूवी आई थी कांटे करके, जिसमें अजय देवगन, या फिर एक कंपनी करके मूवी आई थी, अजय देवगन उसमें एक तरीके से जो सिगरेट पी रहे हैं,
वो लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ना कि मीडिया के साधनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सिर्फ एक लाइन लिख देना कि ये वही वाली बात है ना कि हमने कोई फिल्म बनाई और उस फिल्म में 2 घंटे 45 मिनट तक ये दिखाया कि एक व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, वो क्राइम से करके खूब सारा पैसा कमाता है, खूब सारा पैसा कमाता है, खूब सारे ऐशो आराम करता है, सारी दुनिया की जितनी भी चीजें हों लेविश लाइफ जी रहा है, और जो अंतिम के 15 मिनट हैं उसमें ये दिखा दिया गया कि वो आदमी उन्हीं से घबरा के फिर वो मर जाता है। हाँ, exactly. लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी टीवी स्क्रीन पे 2 घंटे 45 मिनट तो उसकी जो ऐशो आराम है उसको दिखाया है, तो लोग तो भाई उसी से ही आकर्षित होंगे ना। तो अगर उस पूरी स्क्रीन पे एक छोटा जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जब आप देखेंगे तो उसमें दिखता है ना कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक छोटी सी लाइन चला देते हैं, लेकिन उसी टीवी स्क्रीन पे जो आपका हीरो है, जो आप जिसको ना जाने कितने लोग उसको एक आइकन के तौर पे देख रहे हैं, जब वो इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करता है तो व्यक्ति तो उसी पे ही आकर्षित हो जाएगा ना। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो चीज है, इसमें जो आपने जो ये बात कही है, इसका बहुत सारा फैक्टर मीडिया के कारण भी है कि मीडिया ने उसको दिखाया, एक तबका दिखाया ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस फिल्मों में आपको ये सारी चीजें दिखने को मिल रही हैं और किन फिल्मों में आपको खैनी या गुटखा मिल रहा है। तो क्या मीडिया रिप्रेजेंटेशन से इसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए या किस टाइप का रेगुलेशन करना चाहिए कि कम से कम प्रभाव पड़े? मुझे लगता है कि सरकार को अपने जो विज्ञापनों की जो आय है उसको थोड़ा सा कम कर लें। हम एक कल्याणकारी स्टेट की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा, लेकिन विज्ञापन मीडिया में तो ऐसे हटने चाहिए। क्यों, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सिर्फ लिटरेट नहीं, एडुकेट नहीं हो पाएगी, तब तक कि तो ये असर होता रहेगा ना। इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कोई व्यक्ति कहे कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो लिकर को कंज्यूम नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, इसका इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ फैक्टर्स से अगर हम इसको रोक सकते रहे हैं तो उसके ऊपर प्रयास करने में क्या हर्ज है। तो प्रयास तो करना ही चाहिए, हमें लगता है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हाँ, बिल्कुल बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। ऐसे साइकोलॉजिकली एक और मेरा सर रियल लाइफ स्टोरी से थोड़ा रिलेटेड है कि जैसे एक ये बड़ा ही रियल इंसिडेंट है और पुराना इंसिडेंट है। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी थे। हाँ। तो लता मंगेशकर जी जिस हिसाब से उन्होंने अपना करियर बिल्ड किया और मोहम्मद रफ़ी जी ने बिल्ड किया, दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस था। एक बार ये हुआ कि लता मंगेशकर जी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि जो उस टाइम पे जो सिंगर्स थे, सिंगिंग बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर्स जितने थे, उनको बहुत नॉर्मल ट्रीट किया जाता था आज के कंपैरिजन में। आज तो बहुत ज़्यादा उनको फेम नेम मिलता है, तब ये था कि उनको एक स्टंट मैन के बराबर या नॉर्मल थोड़ा सा ही देखा जाता था, इतनी तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, पैसा भी बहुत कम मिलता था। तो इस बात से कहीं ना कहीं लता मंगेशकर जी नाराज थी, तो उन्होंने आपस में थोड़ी कम्युनिटी बनाई और भी सिंगर्स से बात की जो इस चीज के लिए एग्री कर रहे थे कि पैसा जो है, रॉयल्टी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। जी हाँ, जी तो हाँ। जब वो मोहम्मद रफ़ी जी के पास पहुंची तो वहां पे मोहम्मद रफ़ी जी ने बोला कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, हम कलाकार हैं, हमें कला को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना कि पैसे को। प्रोड्यूसर जितना हमें दे रहे हैं हमें उसमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप मॉरली देखें, उस टाइम पे भी पब्लिक ने इसी तरीके से दो गुट में डिवाइड हो गई थी कि जो मोहम्मद रफ़ी जी हैं वो भी सही कह रहे हैं क्योंकि कला की इंपॉर्टेंस तो अलग ही लेवल पे, उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। और कहीं ना कहीं लता मंगेशकर जी भी सही थी कि जो पैसा है वो तो इंसान की जरूरत है ही, बिल्कुल, और वो जितना काम कर रहा है उसको उतना मिलना चाहिए। तो अगर आप उस टाइम पे उस कम्युनिटी के पार्ट होते तो आप किस पार्टी में या किस टीम में आप जाते, किसको सपोर्ट करते, मोहम्मद रफ़ी जी की आइडियोलॉजी को या लता मंगेशकर जी? देखिए, रफ़ी साहब जो जिस बात को कह रहे थे कि वो कला के साधक हैं, वो कला को पूज रहे हैं और उस कला में वो कहीं पर भी उसको पैसे को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एक साधक के तौर पे मैं उनकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ में हूँ। लेकिन जब आप ये बात एक प्रोड्यूसर के तौर पे देखते हैं, जहाँ पर व्यापार के हिस्से में देखते हैं, अगर ये बात होती कि प्रोड्यूसर उस पैसे को जो वो कमा रहा है, चाहे जिसमें वो एक्टर एक्टिंग कर रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो साधकों को दे रहा है, जी,
मतलब कि सीधे तौर पे उनको ना देके किसी और को दे रहा है, तो मैं उस बात को ठीक मानता हूँ। लेकिन अगर कोई सिंगर अगर गा रहा है, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट अगर प्रोड्यूसर की जेब में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो बंटना चाहिए। तो वहां पर मैं लता जी के साथ में हूँ कि जब आप प्रोफेशनल तरीके से इस काम को कर रहे हैं तो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोड्यूसर है वो संत नहीं है, वो साधक नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन से डील करने के लिए आपको बिजनेस माइंड के तौर पे ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपने दैनिक जागरण में भी फील्ड वर्क काम किया है, रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर, फ्रीलांसर हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी अमर उजाला में। तो जब आप काम कर रहे थे, जब आप यहाँ प्रोफेसर की फील्ड में आपने प्रोफेशन चूज किया, तो आपको आज तक कभी लगता है कि एक ऐसी स्टोरी या केस स्टडी जिस पे आप हमेशा से काम करना चाहते थे, अभी तक काम नहीं कर पाए, और वो आपकी अभी भी इच्छा है कि विश है कि हाँ मैं ऐसी किसी केस स्टडी पे या स्टोरी पे काम करूँ? जी, तो फिर देखिए क्या होता है ना कि जब कोई एक व्यक्ति पत्रकार होता है ना, हालांकि ये हम लोग को सिखाया जाता है कि आपके मीन्स पढ़ाई के दौरान पे भी, और जब आप मीडिया संस्थानों में काम करना शुरू भी कर देते तो कहा भी जाता है कि आप जर्नलिस्ट के तौर पे काम करिए, एक्टिविस्ट ना रहिए। लेकिन कहते हैं ना कि वो कीड़ा आपके मन में कहीं ना कहीं बना रहता है। तो जो आपने कहा ना कि कोई स्टोरी को लेके, तो वो एक एक्टिविस्ट की ही स्टोरी हमेशा रहती है। देखिए, जर्नलिस्ट बेसिकली अगर जितना उसके पास में काम है, अगर वो देखे, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी में ही बिजी रहेगा कि 4 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 जगह धरना हो रहा है, आपको फिर अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलना है, कि एक्सक्लूसिव स्टोरी देनी है, इन सारी चीजों को करना है। तो उस पर आप काम करने के लिए आपका पूरा दिन निकल जाता है। अखबार में कई बार जगह कम होती है, कई बार आपके पास में समय कम रहता है, और आपका पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, नहीं हो पाता है। ये रेगुलर स्टोरीज होती हैं, आप उसी में ही खपते रहते हैं। कई सारी स्टोरीज दौरान आपकी एक्सक्लूसिव रहती हैं, जिसके ऊपर आप काम करते हैं। चूंकि मैंने एजुकेशन की फील्ड देखी, मैंने हेल्थ की स्टोरीज की हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई हैं। एजुकेशन में बहुत सारी स्टोरीज आई हैं जिनमें स्कूलों की दशाओं के ऊपर मैंने काम किया, या फिर जिस तरीके के सिलेबस को लेके है, सिलेबस के ऊपर कई सारी स्टोरीज रही जिनके ऊपर हमेशा काम करने का मेरा मन रहा। एक स्टोरी जो मुझे हमेशा ये लगती है, थोड़ा सा इमोशनल सा जैसा साउंड करेगा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मुझे जो भिक्षावृत्ति है, बाल भिक्षावृत्ति खासकर जो है, जो बेगर्स हैं, जो चाइल्ड बेगर्स हैं, उनके ऊपर मुझे हमेशा मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक रैकेट के तौर पे ये काम कर रहा है। मैंने काम करना भी शुरू किया था इसके ऊपर, कुछ स्टोरीज भी की थी, लेकिन पूरी वो ऐसी सफलता तो नहीं रही। ये इस पर काम करने का मेरा जरूर मन है, कि एक एक्टिविस्ट के तौर पे अगर मैं कर सकूं, या फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी इस पे काम कर सकूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एजुकेशन जब मैं ये देख रहा था, तो मुझे ये बताया गया कि कई सारी मोबाइल वैन्स हैं जो कहीं पर भी बच्चे मिल जाए, जैसे कि ईंट भट्ठे के जो होते हैं, वहां पर भी ये मोबाइल वैन्स जाएंगी, तो वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगी। तो उन्होंने ये सुविधाएं की थी कि स्कूल अब आपके घर द्वार तक, इस तरीके की स्कीम है गवर्नमेंट की। तो मुझे ये लगता है कि ये जो चौराहों पर ये जो बच्चे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं। इसी तरीके से सर्दियों में आप देखते हैं कि उनके पास में कपड़े नहीं रहते हैं, और कोई व्यक्ति उनको गवर्न कर रहा है, कहीं से वो भर के लेके आए जाते हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक वहां पर चौराहों पर रहते हैं, और फिर उनको वापस बुला लिया जाता है, किसी बस्तियों में वो रह रहे हैं। मैं ज़्यादा इसलिए कनेक्ट हो पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये कल के भविष्य हैं। अगर हमने इन पे आज इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो कल को ये जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारे लिए बेकार जाएगा, और खतरा भी बनेगा ना। उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा फिर क्रिमिनल बनेगा, क्योंकि ना कभी उसने पढ़ाई की होगी, ना बेसिक चीज उसको मिली होगी। तो अभी उनके लिए चेत सकते हैं ना, जो पीछे पास्ट में बीत गया उसके ऊपर नहीं काम कर सकते हम, लेकिन ये कल का भविष्य हमारे देश का है, तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो वो ज्यादा सही है। और ये ऐसा इशू भी रहा है जिसपे इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बहुत जरूरी है। हाँ, पता नहीं अब गवर्नमेंट शायद हो सकता है अब सोच ले। हाँ, धीरे धीरे करके जाकर करें। तो सर ऐसा भी है क्या कि मतलब एक ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो आज के टाइम में जर्नलिज्म फेस कर रहा हो? जर्नलिज्म इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो अपने द्वारा बनाई गई चुनौतियों को कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि जो इसकी ये जो दौड़ है ना, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे, इसी से वो मात खा इसी से ही वो मात खा रहा है।
सबसे आगे के चक्कर में वो कुछ भी दिखा रहा है, जी सबसे तेज के चक्कर में वो कुछ भी परोस दे रहा है, उनको चेक नहीं कर रहा है, और सबसे पहले में वो कहीं पर भी पहुंच जा रहा है, निजता को वो खत्म कर दे रहा है। जी तो ये जो फैक्टर हैं, इसने अपने अपने आप से ही इसने ये चैलेंज अपने लिए बनाए हैं, और यही इसके जो इसने, आप ये कह लीजिए ना कि इसने अपने ये माइलस्टोन्स बनाए थे, यही इसके लिए सबसे बड़े चैलेंज के तौर पे हैं। देखिए 24 घंटे हमेशा से रहे हैं। आज के 200 साल पहले, 250 साल पहले भी जब इंडिया में पहला अखबार आया रहा होगा, हिक्की गजट, उस समय भी 24 ही घंटे थे। आज के 100 साल बाद भी मैं ये जैसा ज्योग्राफी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं देख पा रहा हूँ, 24 घंटे ही रहेंगे। ऐसी क्या जल्दी है कि आप चीज़ों को चेक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी दिखाते चले जा रहे हैं, लोगों की निजता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ भी परोस दे रहे हैं। ये चैलेंज आपने अपने लिए बनाए हैं। मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, और आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता और आपका सम्मान बना रहे। सर, एक बहुत ही एंटरटेनिंग सा सेक्शन है हमारे इस शो में, अच्छा। जिसका आप बखूबी इससे जान पहचान आपकी होगी इस सेक्शन से, रैपिड फायर गेम। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट सिर्फ तुम्हारे तक है कि मुझे भी इसका एंटरटेनमेंट सर, का आपको भी मजा मिलेगा मिलेगा? और हमारे अक्सर viewers यही को भी होता है कि जो बाकी लोग तो मजे ले लेते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो उसके जरूर सजा हो जाती है। ये आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा, और हमारे व्यूवर्स के लिए भी होगा, और इसमें सीखने को भी मिलेगा और प्लस अच्छा। एंटरटेनमेंट भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जो मेरा पहला सवाल आपसे है, हाँ। अमित यू वांट टू डिबंक, एक जर्नलिज्म से रिलेटेड जो एक ऐसा मिथ जो आप डिबंक करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, जो लोगों के दिमाग में है। ये है कि मीडिया बहुत पावरफुल है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये कई बार मीडिया पर्सन्स को भी लगता है, जी लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिथ जरूर हटना चाहिए कि मीडिया इज वेरी पावरफुल। तो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, फॉर डेमोक्रेसी के पिलर होने का ये मतलब नहीं कि आप बहुत पावरफुल हो गए हैं। मीडिया के या फिर डेमोक्रेसी के पिलर होने का मतलब है कि आप जिम्मेदार हो गए हैं। जी जी ठीक है, जी। आप जिम्मेदार हो गए हैं, आप पावरफुल हो गए ये नहीं है, क्या आप मीडिया जिम्मेदार हो पूरी गए तरीके से वो जिम्मेदारी नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। हाँ, वो तीन, अगर आपको कभी मौका मिले, अगर किन्हीं तीन पर्सनालिटीज या जर्नलिस्ट के साथ डिनर करने का, तो वो जी। कौन तीन पर्सनालिटीज होंगे? और जब आप बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डिनर पे बैठते हैं तो बातचीत तो होती ही है बखूबी। तो तीनों से इंडिविजुअली आपका पहला सवाल क्या होगा? अच्छा, तो मेरा पहला सवाल, जो पहले व्यक्ति से जिससे मैं मिलना चाहूँगा, उनका नाम होगा जेम्स अगस्टस हिक्की। अच्छा जी जी। हाँ, जिन्होंने भारत में जर्नलिज्म शुरू किया। तो भाई उनसे मेरा पहला ही ये सवाल होगा कि मतलब इतनी जल्दी क्या थी कि यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके वापस जाने की, जी। क्योंकि उनको भी रुकने की आवश्यकता थी। ये एक मेरा जो सवाल रहेगा वो है। शायद वो और बड़ा रेवोल्यूशन लाते। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में जिसकी आवश्यकता थी और जिस पे उन्होंने कुछ काम भी किया था। दूसरा, मैं उस दौर के, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उनका नाम भी है यहाँ पर, खुशवंत सिंह। जी जी। खुशवंत सिंह बहुत बड़े मीन्स राइटर रहे हैं, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े एडिटर रहे हैं, और बहुत बड़े संपादक रहे हैं। उनसे ज़रूर मेरे मिलने की इच्छा है, और वो मेरा उनसे सवाल है कि कैसे उन्होंने जो विभाजन का जो दर्द है, जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान, उसको कैसे उससे उबर के आ पाए, है ना। एक बड़ा मुश्किल रहता है वो समय, जो मैं उनसे जरूर ये जानना चाहूँगा, तो कैसे उन्होंने ये सारा का सारा काम किया। और तीसरे जो एडिटर के तौर पे कहा जाए, जिनसे मैंने सीखा, श्री आशुतोष शुक्ल जी, जो मेरे एडिटर रहे इस समय, दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के संपादक हैं। उनसे मिलने का और उनसे ये जरूर कहने का कि जितनी समझ उन्होंने जर्नलिज्म से वापस आने के बाद में जो उन्होंने मुझे दी, वो उन्होंने पहले क्यों नहीं दी। मुझे कई बार लगता है कि जिस तरीके की बातें आज के समय पे मैं उनसे कर पाता हूँ, अगर वैसी बातें अगर मैं जब मैं सीख रहा था तो वहाँ पर रहता, तो कुछ समय और ज़्यादा मैं रुक पाता वहाँ पर। ऐसा लेकिन नहीं हो पाया।
मतलब काफी सोच के आपने, जैसे लग रहा है पहले से ही बैठे थे सोच करके कि हाँ, कब पहले भी आपने सोचा है कि इनसे मिल करके ये सवाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मन की बात है, मन की बात निकल आई। तो पहला सवाल मेरा देखिए, जो जवाब जो था वो एकेडमिक से रिलेटेड था, जी जी क्योंकि हमने पढ़ा इन सारी चीज़ों को। दूसरा ये था कि बहुत बड़ा असर रहता है भारत के लिए, खासकर 1947 का जो समय है। जी और तीसरा जो जिसके कारण मैं जो कुछ सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उनसे तो बात करने का हमेशा मन में ये रहता है कि हम उनसे कितनी ज़्यादा बात कर सकें। गुरु से वैसे भी जितना सीख बिल्कुल, पाओ, हाँ, जितना जहाँ जितना टाइम बिता समय पाओ, सानिध्य मिल हाँ। पाए, इसलिए। अगर कभी आपको मौका मिले कोई न्यूज़ आउटलेट खोलने का या कोई ऐसा मीडिया आउटलेट खोलने का जो एक आपके इंटरेस्ट पे हो, जी इंटरेस्ट हाँ, बेसिस पे आप उस पे ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो वो प्रॉपर क्या बीट होगी या क्या मीडिया अच्छा। आउटलेट किस टाइप का होगा जो आप खोलना हालांकि मीडिया का जो ये व्यापार है वो हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही, जिसको कहा ना, घाटे का सौदा होता है कि इसमें आपको पैसा तो खूब सारा लगाना होता है, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो बहुत कम मिल पाता है, बहुत कम। हाँ, दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है और बहुत सारे दुश्मन भी बनाने पड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिले, अगर आपने ये मुझे ये स्वतंत्रता दी है ऐसा सोचने की, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हाइपर लोकल कॉन्सेप्ट के साथ में एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें हाइपर लोकल का ये मतलब होता है प्रांजल यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, और उन 75 जिलों में मैं ये कोशिश करूंगा कि 75 जिलों में हर जगह हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, जी और वो लोकल की खबरों को लेकर आए, और जिन्हें मैं किसी एक जगह से, वो जरूरी नहीं कि लखनऊ, वो श्रावस्ती का कोई गांव हो सकता है, वो हरदोई का कोई कस्बा हो सकता है, जहां से बैठ के हमारा ऑफिस उन सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा हो। जी ये इसलिए है कि जैसे कि यूपी के जैसे जो भी बड़े अखबार हैं, जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब में नेशनल की खबरें तो खूब आती हैं, इंटरनेशनल खबरें आती हैं, आपको राज्य की खबरें मिल जाएंगी, पॉलिटिकल खबरें मिल जाएंगी। लेकिन आप ये मानिए कि जैसे कि बहराइच है, बहराइच का एक छोटा सा जैसे कस्बा हुआ पयागपुर में अगर कुछ हुआ है, तो पयागपुर के लोग चाहेंगे कि उनकी वो खबर कहीं ना कहीं तो दिखे ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन सके, एक ऐसा सेटअप बन सके कि पयागपुर के लोगों को वो समझ में आए कि उनकी कोई खबर है तो वहां पर छप रही है। तो ये सिर्फ बहराइच तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, ये कर्नाटका का एक छोटा सा कस्बा हो सकता है, ये हिमाचल का एक छोटा सा कस्बा हो सकता है, ये महाराष्ट्र का हो सकता है। तो और ये जब एक समग्र तरीके से काम करेगा तो इसके दो फायदे हैं कि पहला तो जो सच में जिसको कहा जाता है कि मीडिया जो नेटवर्क क्रिएट करता है वो नेटवर्क क्रिएट कर सकेगा, और दूसरा जो बिजनेस की बात है, फायदा भी होगा आपका कि जब आप जो शहर के लोग, उस कस्बे के लोग जो देखेंगे कि उनकी खबरें आ रही हैं, तो वो उससे संबंधित जो व्यापारी है वो विज्ञापन भी देगा, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। हाँ, कंज्यूमर बढ़ेंगे और हम उसका फायदा ले सकेंगे हम। तो प्रॉपर ये किसी एक फील्ड पे होगा, कोई एरिया बीट होगी या सारे बीट? नहीं, ये बीट बेसिकली लोकलाइज्ड होगी जी, मतलब हम डिजिटल, हाँ, जो डिजिटल मीडिया पे हम रहेंगे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में 110 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या है तो हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं कि उनके मोबाइल फोन पे इस तरह की खबरें आ रही हैं, और उनसे संबंधित हर तरीके की खबर, वो उनकी समस्याओं की खबर हो सकती है, वो उनके किसी आयोजन की खबर हो सकती है, वो उनके आप ये कह लीजिए कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है उसकी खबर हो सकती है। तो ऐसा ये काम हो सकेगा। इससे एक दूसरी चीज भी रहेगी कि कर्नाटका में अगर जब हम इस तरीके का आउटलेट अगर अपना शुरू करेंगे तो हमको कन्नड़ भाषा में वो चीजें मिल पाएंगी, हमको तमिल में मिल पाएंगी, मलयालम में मिल पाएंगी, हमको मराठी में मिल पाएंगी, हमको हिंदी में मिल पाएंगी, हमें गुजराती में मिल पाएंगी, और वो और रिलेटेबल रहेंगी हमारे लिए, अगर हमारी कनेक्ट कर पाएंगे लोगों को, और अंततोगत्वा हमको रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। जैसे आपने अभी बात की कि मीडिया की फील्ड में काम करने वाले जो होते हैं उनके ऊपर जान का भी खतरा रहता है। तो जैसे आप कहीं किसी मीडिया आउटलेट में काम कर रहे हैं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में, और एक ऐसी खबर आती है जिसको आपके एडिटर इन चीफ या आपके जो ओनर हैं वो आपको मना करते हैं कि इसको नहीं रिलीज करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है कंज्यूमर्स में, ऑडियंस में, क्योंकि मतलब उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि बहुत कॉन्ग्लोमरेट्स जो बड़े बड़े हैं बिजनेसमैन, वो उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है
प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ। तो आप एज अ जर्नलिस्ट वहां पे कैसा स्टैंड लेंगे? आप उनके अगेंस्ट में जा करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा ये आपको हो सकता है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा है ये, मतलब कि मैंने अपने जो छोटा सा जर्नलिज्म करियर है उसमें इस तरीके की चीजें 2-3 बार कर्म मैंने और की। धर्म वही वाली बात है बिल्कुल, कि हाँ, किसमें बिल्कुल क्या choose बिल्कुल। करेंगे। जैसे कि जो आपने कहा ना जान का खतरा, इस तरीके की तो थ्रेट्स वगैरह रहते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे। पहले वो आपको कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से उस खबर को दबाने की कोशिश करें, डराते हैं, फिर प्रलोभन देते हैं। जब आप नहीं मानते हैं तो कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा ये नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लोग मतलब लोग जरूर ये मानते हैं कि मीडिया ताकतवर है और डरते भी हैं। हालांकि जिस बात को मैंने मिथक के तौर पे जरूर कहा है, लेकिन लोगों की नज़र में ये जरूर बात ये है, इससे ये करते हैं। तो जब भी इस तरीके की कोई घटना ये आती है हमारे पास में, तो आप ये मान के चलिए कि अब बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। हो सकता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो खबर दब जाए, कहीं पर ये हो, मैं पड़ोस के ऑर्गेनाइजेशन को वो खबर दे सकता हूँ, वहां पर ये खबर छप सकती है, वहां से ये जा सकती है। और जैसे देखिए मीडिया में ये खासियत है ना कि हमने थ्योरी पढ़ी है कि यहाँ पर जो मैसेज है वो मल्टीप्लाई तरीके से वो बढ़ता है। मैजिक मल्टीप्लायर थ्योरी है, मास्टर मैकलन ने जो दी है, तो ये मीडिया में भी काम करती है। जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई तरीके से कहीं पे भी चला जाएगा। तो वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है, लेकिन वो पूरे के पूरे मीडिया जगत को नहीं कर पाएगा। तो उसको फिर वो दबना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है। एक कहावत भी कही जाती है ना, कभी मारने वाला वीर होता है, कभी भागने वाला वीर होता है। तो मतलब हमेशा लड़ जाना जरूरी नहीं है, उसमें अपनी युक्ति का प्रयोग करके उससे निकलकर उस सफलता को पाना ज्यादा जरूरी रहता है। मतलब एक तरीके से कहें तो मीडिया पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये है कि स्ट्रांग है। हाँ, स्ट्रांग है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग है, ओपिनियन चेंजर हो सकती है, और एक क्रिएट कर सकती है। जिस तरीके का जो आवरण चाहती है हमेशा वो क्रिएट भी कर लेती है। इसमें सफलता मिलती है मीडिया को हमेशा। हमारा सर एक सेगमेंट है इसमें वर्ड एसोसिएशन का, अगर आपने सुना हो। जैसे मैं एक आपको वर्ड बोलूंगा और जस्ट आपके दिमाग में जो एक वर्ड आएगा, आप तुरंत एक या दो वर्ड उससे रिलेटेड सुनते ही, जैसे मैंने आपको मान लीजिए बोला एजुकेशन, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में वर्ड आएगा आप तुरंत मुझे बताइएगा। अच्छा। पहला वर्ड है जर्नलिज्म। खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, हाँ। ऐसा क्यों कि सिर्फ जर्नलिज्म को आपने खुशवंत सिंह जी से? क्योंकि उनकी राइटिंग्स बहुत प्रभावित की हैं मुझे। अच्छा। मैंने लगातार उनकी राइटिंग्स को देखा, बहुत पढ़ा है, उनकी किताब पढ़ी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी। तो खुशवंत सिंह और कुलदीप नायर, ये दोनों लोग हैं। रिकमेंड भी करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो इनकी जो राइटिंग्स हैं, अब तो अलग वॉल्यूम में भी आ गया है दोनों की राइटिंग्स का, और दोनों की बायोग्राफी भी है, ऑटोबायोग्राफी भी है। आप उनको पढ़ेंगे तो एक पत्रकार के तौर पे कैसे उन्होंने जीवन जिया है, तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। बिटवीन द लाइंस के नाम से आप उसको पढ़ सकते हैं। जी। फिल्म इंडस्ट्री। शाहरुख खान। द लास्ट ऑफ स्टार्स। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि देखिए जो कुछ पा गए शाहरुख खान, मुझे लगता है अब शायद बाकी लोग तो मुश्किल है वैसा पा पाना। कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। वैसे इसका मतलब नहीं है कि आज के दौर के लोग कम पा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो पा लिया ना, उस व्यक्ति ने जो पा लिया, तो शायद वो मुश्किल है किसी और कोई व्यक्ति ऐसा। उससे पहले भी लोग उनसे भी बहुत बेहतर स्टार रहे, वो खुद भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों को वो कहते हैं, हाँ बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि उन्होंने जो पा लिया, क्योंकि वो उस समय में वो मौजूद थे। कई बार प्रांजल आपका उस समय में रहना बहुत मौजूद हो जाता है, जब वो चीज आपको हिट कर रहा है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है ना, सही समय पर सही स्टेप आपको सही जगह पे पहुंचाता है। हाँ, और गलत लिया हुआ तो बहुत नीचे ले जाता है। सही। पॉलिटिक्स। अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो यूजुअली मैं काफी लोगों से सुन चुका हूँ, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के काफी लोग इम्प्रेस रहते हैं हमेशा ही। और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरीके से जो उनकी पार्टी है उसको बनाया है, तो बस जैसे संघर्ष में जो व्यक्ति आया है ना, आप ये समझिए यहाँ पर कि सामने आपके स्टेट्समैन पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, आप फिर भी वहां पर खड़े हुए हैं।
पूरी दृढ़ता के साथ में खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से जो 90s का दौर जो रहा भारतीय राजनीति में, बहुत उठापटक का दौर रहा, लेकिन वो व्यक्ति ने बिल्कुल भी अपने उसूलों के साथ में नहीं समझौता किया। तो जो चाहता था कि आसानी से चीजें प्राप्त कर सकता था, लेकिन नहीं किया। किसी में बुराइयां अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं इंडियन पॉलिटिक्स के तौर पे उनको बहुत एडमायर करता हूँ। टेक्नोलॉजी, आप चाहें तो एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। आप नाम अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो एडजेक्टिव यूज नहीं, टेक्नोलॉजी अगर आपने कही है तो टेक्नोलॉजी के तौर पे इंटरनेट में सबसे बड़ा साधन ये मानता हूँ। और कोई अगर व्यक्ति के तौर पे है तो बिल गेट्स को तो मैं बहुत इसमें मतलब कि दुनिया बदल दी जिस व्यक्ति ने। ठीक है, एक बड़ा बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी एप्पल और मैंगो हो सकता है, लेकिन बिल गेट्स ने जो किया है वो कोई नहीं किया जिसने। पर्पस, सफलता, ये सफलता ही होनी चाहिए। हाँ। लेकिन कभी कभी होता है ना, उस सफलता के पीछे जाने के लिए जो मार्ग होता है, पाथ होता है, लोग गलत चूज करके वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जैसे कि ये फिर आपके तौर तरीके पे ये है, निर्भर कर रहा है कि जहाँ पर हमने ये पूरी की पूरी बातचीत की है, कई बार हमने बैकग्राउंड और एजुकेशन की बात की है, तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सफलता आपकी सर कुचल के नहीं होनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला के आनी चाहिए। पैशन, ये मेरा अपना, आप जी आप अपना भी दे सकते हैं, जनरल भी दे सकते हैं। पैशन मेरे लिए पढ़ना आपके दिमाग है। में क्या आता है? पैशन मेरे लिए पढ़ना है, हमेशा पढ़ना। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का पैशन है। और खासकर इधर के पिछले कुछ सालों में मुझे अलग अलग भाषाओं के साहित्य में जो ट्रांसलेटेड वर्क है उसको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। तो पैशन मेरे लिए पढ़ाई है। लिटरेचर खूब पढ़ सकूं, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं, वो मेरे लिए है। स्टूडेंट, किसी का नाम लूंगा तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे। आप व्यक्तित्व के तौर, एडजेक्टिव के तौर पे बता दीजिए। एक विद्यार्थी क्या है आपके दिमाग में? विद्यार्थी, आप एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। अगर ऐसे आप कहना चाहें तो एक जो एक शिक्षक का अस्क होता है विद्यार्थी, जी। जो एक टीचर छटपटा जाता है जिन चीजों को ना कर पाने के लिए, एक विद्यार्थी उसको पूरा कर सकता है। और वो आप लोग चित्र देखते होंगे ना, जो कैंडल वाला, जिसमें कैंडल है, टीचर है जिसको कभी झुका के दिखाया गया है और वो इनलाइट कर रहा है, वो सच में वैसा है। जी। कहते हैं ना कि शिक्षक की जो कसक रह जाती है उसके जीवन में, उसके विद्यार्थी ही उसको पूरा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक शिक्षक के लिए उसकी जो आकांक्षाएं हैं ना, वो सिर्फ उसका विद्यार्थी पूरा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जी। मनमोहन सिंह जी एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, कोई नहीं हो सकता। Would you rather live without news or without film? मैं न्यूज के बिना तो नहीं रह सकता, है ना, वो तो जरूर है, ये तो मेरी दिनचर्या का ये पार्ट है। मैं सुबह उठते ही अखबार ढूंढता हूँ, खोजता हूँ मैं जी। तो विदाउट न्यूज तो नहीं। फिल्म तो चल जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मास कम्युनिकेशन में अलग मास्टर्स कराते हैं, जर्नलिज्म में अलग मास कम्युनिकेशन कराते हैं, तो वुड यू चूज मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म? प्रेफरेंस आप किसको ज्यादा देते हैं, या आपको ज्यादा बेटर कौन लगता है? ऐसे तो करियर वाइज तो प्रांजल इस समय मास कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर है जी। क्योंकि मास कम्युनिकेशन की उस परिधि में हम जर्नलिज्म को इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल गई हैं, काफी डाइवर्स हो गई हैं, तो मास कम्युनिकेशन में ये इसके ऊपर पढ़ाई ज्यादा सही है। अच्छा। Would you rather lose the ability to read or lose the ability to speak? मैं बोलने की जो क्षमता है उसको खोज सकता हूँ, लेकिन पढ़ने की क्षमता को नहीं खोना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार कहा भी जाता है, बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप तब तक शांत रहें जब तक कि आपको लगे कि मौन आपका सबसे बड़ा उत्तर दे ही रहा है आपकी बातों का। तो हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, हम एनलाइटमेंट कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पढ़ने की शक्ति कभी नहीं खोना चाहूँगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं एबिलिटी बोलने की
लूज करने पे आप अपने आप को एक्सप्रेस थोड़ा करने में एक्सप्रेशन मुश्किल के होता लिए है। जैसे कि आपने कहा ना कि एक्सप्रेस बोलने तक सीमित नहीं कर सकते हम। एक्सप्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जी हम उस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम जितना अच्छा पढ़े रहे होंगे जी। तो हम उतने अच्छे तरीके से और अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेशन कर लेंगे। वो कई उसमें सारे सिर्फ ways। बोलना नहीं शामिल है, उसमें एक्ट शामिल है, भाव-भंगिमाएं शामिल हैं, आप उसमें कर सकते हैं। बढ़िया चीजें क्राफ्ट करके हाँ, लिख आप करके क्राफ्ट आप कर सकते हैं, मतलब एक मूर्ति बना देना, मतलब मोनालिसा की पेंटिंग के लिए मीन्स वो पेंटिंग ही है, उसके लिए बहुत सारे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वुड यू रेदर लूज द एबिलिटी टू रीड और लूज द एबिलिटी टू स्पीक? स्पीक। ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि आप मुझे तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे अगर बोलना बंद कर देंगे तो। मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करने के तो स्पीकिंग के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ने की जो क्षमता है इसको नहीं खोना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ के सर क्या, मतलब कैसे क्या मुझे करेंगे लगता है अगर कि आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे उसको? नहीं नहीं, जैसे कि बुद्ध ने भी कहा है अपनी बातों में कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है, और आपको आपके जवाब अगर कोई व्यक्ति आपसे तब नहीं संतुष्ट हो पा रहा है जब बोलने की बहुत जरूरत है, तभी आप बोलिए, वरना चुप रहिए आप। साइलेंस इज द हाँ लाउडेस्ट हाँ, आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ा आंसर रहता है। और हम जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। और उसके लिए तो फिर एक्सप्रेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार बोलते चले जाना और कुछ भी ना पढ़ पाना, तो ये सिर्फ बाकी एनिमल्स की तरह आवाज़ निकालने जैसा होगा, और तो कुछ नहीं। वुड यू रेदर बी अ फनीएस्ट पर्सन इन द रूम और द मोस्ट इंटेलिजेंट? नहीं, मैं हमेशा बहुत इंटेलिजेंट जैसा तो मैं ये मेरे अंदर बिल्कुल ये भ्रम नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट जैसा रहूं या फिर रह सकता हूं। मुझे फनी रहना पसंद है, मतलब funniest हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं चाहता हूँ, फनीस्ट लोग भी पर्सन। कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, लोग कनेक्टेड रहेंगे, और हमेशा बहुत भारीपन नहीं रहना चाहिए ना, ऐसा हमेशा भारी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर, जो ज्यादा मजाक करता है, हंसी मजाक, उसको लोग थोड़ा सा मूर्ख ही समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, या कम मैच्योर समझते हैं। ये भी देखिए क्या, ये भी देखिए पर्सन टू पर्सन ये रहती है, व्यक्ति की समझ हो सकती है। लेकिन मुझे, आप भी जानते होंगे, चार्ली चैपलिन है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे व्यक्ति। आप ये समझिए कि उनका विरोध हिटलर से था, तो हिटलर से विरोध के लिए उन्होंने अपनी मूछें उस तरीके से कर ली। अब आप बताइए कि क्या वो कम इंटेलिजेंट है? लेकिन हमें भी जब भी कभी कहते हैं कि फनीस्ट पर्सन, तो हमारे दिमाग में चार्ली चैपलिन आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिरोध बहुत बेहतर तरीके से किया। नहीं, उनका तो इफेक्ट भी काफी रहा। हाँ। और हमेशा से ही आज तक काफी जितने भी कॉमेडियंस हैं या एक्टर्स हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वुड यू रेदर हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी और बी एबल टू फॉरगेट एनीथिंग यू वांट? ये तो बहुत ही थोड़ा कंट्रास्ट जैसी आप बात पूछ रहे हैं कि आप मेमोरीज को क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ मिटाना जैसा चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कि जैसे आप किसी चीज को, इतनी फोटोग्राफिक ऐसी मेमोरी हो आपकी स्ट्रांग कि आप किसी चीज को तुरंत याद करने की आपके अंदर शक्ति आ जाए। आप कुछ भी ऐसे देखें और तुरंत, रोबोट वगैरह मूवी देखी होगी आपने, तो वैसी एबिलिटी ह्यूमंस में आ जाए आपके अंदर कि तुरंत देखते ही आपको याद हो जाए। या तो आप चाहें तो जो मेमोरी आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप इरेज कर दें उसको। किसी चीज़ को इरेज करना, मुझे लगता है कि वो मानवीय आधार पे मेरी अक्षमता की तरफ मुझे लेके जाएगी, तो वैसा तो मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, जो मानवीय क्षमता के विस्तार पे जो आपने कहा है ना कि उसको फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट कर लेना, वो मैं उसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्षमता मेरे अंदर आए। आप फोटोग्राफिक मेमोरी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वही कि वो सफलता या खुशी ही क्या जो दर्द ना दे। आप इसको, लेकिन आप दर्द से ही जब आगे आप बढ़ पाएंगे तभी तो आप पूर्णता की तरफ जा पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, जैसे एवेंजर्स में थैनोस ने ये बात बोली थी कि हम इंसान जो होते हैं, जब तक अपने पास्ट को मिटा नहीं सकते, जी नहीं पाते दोबारा उस तरीके से, तो हम कंप्लीट नहीं कर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे हम। हाँ, तो भागना नहीं है। हाँ, देखिए, भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और जब सामना कर लेंगे आप, तभी आप उस पर विजय पा पाएंगे। जी। मर्फी लॉ भी यही कहता है ना? बिल्कुल। वुड यू रादर हैव द एबिलिटी टू रीड माइंड्स और एबिलिटी टू इरेज मेमोरीज? आप लोगों के दिमाग पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे या लोगों के दिमाग से कोई भी मेमोरी हटाना पसंद करेंगे? ये किसी दूसरे के लिए है, ये अपने लिए नहीं है ये चीज। हाँ, दूसरे के लिए ही। फिर इसमें जैसे कि प्रिडिक्शन मैं चाहता हूँ कि लोगों के मैं दिमाग से उनकी कोई बुरी मेमोरीज को मैं अगर खत्म कर पाया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि अगर ये ऐसा रहा कि मैं किसी के माइंड को पढ़ लूँगा तो मैं पहले ही से प्रिडिक्टेबल हो जाऊँगा,
तो अच्छा या बुरा जैसा भी रहेगा तो मैं संभल के काम करना शुरू कर दूंगा। जैसे मैं आपके विषय में अगर मैं कुछ चीज़ पहले से जानता हूं तो मैं उतना ज़्यादा सजग होना शुरू हो जाऊंगा। इसकी जगह अगर मैं आपके दिमाग में कोई बुरी याद है उसको हटा दूंगा तो मैं आपको बेहतर हो सकता है कर सकूं। लेकिन सर अभी आपने तुरंत इसके जस्ट पहले बोला कि वो मैंने अपने व्यक्तिगत तौर के लिए बोला था। लेकिन वहां भी तो सर डेवलपमेंट की जरूरत वो होती है मैंने अपने व्यक्तिगत तौर मैं सोच रहा था कि मैं किसी के लिए परोपकार कर सकूं, जी, उसके लिए ये बात थी। कि जो उसको मेमोरी चुभ रही हो। हाँ, तो वो उसको हटा दूं। ये तो आज के ये हमारे सवाल थे एंड थैंक यू जी, खत्म हो गए यहीं पर रही। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ शुक्रिया। सीखने को मिला, शुक्रिया। एंजॉय भी किया हमने ये पॉडकास्ट और आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, काफी कुछ सीखेंगे। जी हाँ। और आपको भी काफी लेट हो रहा है, नहीं तो मैं तो आपसे और बात करना चाहता था नहीं, ये समय की तो हमेशा सीमा रहती ही है और हमारे दर्शकों को अगर आज ये अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत बेहतर महसूस होगा कि मेरी किन्हीं बातों से अगर किसी को राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक तौर पे अगर कोई बात अगर गलत लगी हो तो मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी कहना चाहूँगा कि ये सारे मेरे अपने निजी विचार हैं। इसका बाकी चीज़ों से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ये अपनी मेरी समझ है और हो सकता है कि मैं उस समझ में गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी जितनी क्षमता है उस हिसाब से मैंने उन बातों को कहा है। आप अपने विचारों में, आप अपनी बातों में, आप अपने हिस्से पे सही हो सकते हैं। मुझे जो लगा था मैं अपने हिस्से पे सही हूँ, आपकी नज़र में मैं गलत भी हो सकता हूँ। सर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग जर्नलिज्म की फील्ड में या मास कम्युनिकेशन की फील्ड में करियर परस्यू करना चाहते हैं, आप उनको 3 कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स दें ताकि वो इस फील्ड में आने के पहले अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। पहली ये चीज़ कि पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बने, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाएं। और जो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मुगालता मत पालें कि आपको सब कुछ आता है। जी जी। अगर इन तीनों चीज़ों से अगर आपने अपने आप को बांध के रखा, कनेक्ट करके रखा तो आप एक बेहतर इंसान और एक बेहतर पत्रकार बन सकेंगे। मतलब हमेशा ये देखें कि आधा ग्लास खाली ही है, ये ना हाँ, देखें कि आधा ग्लास भरा है। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। जी हाँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए, हमें तो काफी मजा आई, आई होप आपको भी मजा आई हो। जी बिल्कुल बिल्कुल काफी बिल्कुल। कुछ हमें सीखने को मिला। जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ दोबारा हमें पॉडकास्ट से ये इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रांजल, थैंक यू टू एवरीवन। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि हम जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे नीरज सर से, और हमें बहुत सारी बातें जानने को भी मिली, बहुत सारी बातें पता भी चली कि कैसे जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको किस हिसाब से आज जो इमर्ज हो रहे हैं अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स, क्या क्या चीज़ें उनको केटर कर रहे हैं। हमें ये भी पता चला जैसे कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं आज के टाइम में, वो वियर्ड एक्टिविटीज़ करके या कुछ और ऐसी अलग चीज़ें करके अपने आप को सक्सेसफुल के पाथ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के ऊपर गलत इफेक्ट डाल रहा है। हमें ये भी पता चला कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जर्नलिज्म और बाकी मीडिया की फील्ड में। हमें ये भी पता चला कि क्या क्या मिथ्स हैं कि हम ये समझते हैं कि मीडिया बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है, बट मीडिया कुछ भी इस वजह से कर सकता है क्योंकि जो जनता होती है, जो कॉमन लोग होते हैं, वो उसको करने देते हैं। जो कंज्यूमर है, ऑडियंस है, वो जिस हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करेगी, मीडिया उसी हिसाब से केटर करती है। तो इस वजह से ये समझना कि मीडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमें ये समझना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सब बातें हमें जानने के लिए हमारे साथ आज नीरज सर जुड़े थे, जिनसे हमें बहुत सारी बातें पता चली। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए जुड़े रहिए वार्ता एंड इनसाइट आर के साथ। धन्यवाद।